हाय, दिस इज विक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। ठीक है भाई, तो सीरीज बन रही थी कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ठीक है भाई, हाँ जी, बस ये उनके लिए एप्लीकेबल रहेगी जिनका सेमेस्टर 1 है, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे आप ऑनर्स में हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आपका सेमेस्टर 1 है तो आप ये सीरीज देख सकते हो आराम से। ठीक है, हाँ जी, आज हम चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। इससे पहले हम 2 चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, ये है चैप्टर हमारा 3 जिसके अंदर हम अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस सीखेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग क्या काम करती है, किस तरीके से प्रोसेस मतलब अकाउंटिंग काम करती है, उस तरीके के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले भाई, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। ये नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रखा होगा और यहाँ पे भी लिख रखा है मैंने, नंबर दे रखा है 8059639586। तो जो नोट्स है वो सर हैंड रिटन नोट्स नहीं है, आपके क्या बोलते हैं कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स मिलेंगे, क्योंकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, तो इसलिए कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स हैं। अगर आप खरीदना चाहते हो, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करके आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना, कोशिश करना कि व्हाट्सएप करो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कॉल करने से। फिलहाल शुरू करते हैं। बात आती है अकाउंटिंग प्रोसेस होती क्या है। चैप्टर का नाम ही है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस होती क्या है? इट इज स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। यानी कि अब अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा करना है, क्योंकि जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं किसी बिजनेस के अंदर, उसके बाद हमें स्लिप मिलती है, कोई वाउचर मिलता है, कोई मेमो मिलता है, कोई भी पर्ची तो मिलती है ना ट्रांजैक्शन करने के बाद, लेन देन करने के बाद जो रिसिप्ट्स मिलती हैं। ठीक है, अब उसको कंप्यूटर में फीड करना है, तो डायरेक्टली अगर फीड करने जाएंगे तो फिर हम भूल जाएंगे इतनी सारी पर्चियों में से मैंने कितनी पर्चियां फीड कर दी हैं, कितनी पर्चियां फीड नहीं करी हैं, है ना भाई। इन सब में प्रॉब्लम्स आएगी। और मान लो किसी एक की एंट्री की 2 बार एंट्री कर दी, किसी ट्रांजैक्शन की 2 बार एंट्री कर दी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पहले ट्रांजैक्शन जितने भी किए जाते हैं बिजनेस के अंदर, उसको पहले क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है कि परचेज वाला ट्रांजैक्शन कौन सा है, सेल्स वाले ट्रांजैक्शन कौन से हैं, हमने जो माल खरीदा वो वाला ट्रांजैक्शन दिखा दो, वो माल बेचा उसके ट्रांजैक्शन दिखा दो, डेटर्स को कितने पेमेंट करी है उसके ट्रांजैक्शन दिखा दो, क्रेडिटर्स को कितने पेमेंट करी है उसके ट्रांजैक्शन दिखा दो। सिंपल है ना, मतलब ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना है जितने भी तरीके हैं। तो ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करने के लिए क्या मेथड यूज किए जाते हैं? तो ये सारी बुक्स हैं जो हेल्प करती हैं ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करने में, यानी जितने भी ट्रांजैक्शन है वो इन बुक्स के अंदर डाले जाते हैं पहले। ठीक है भाई, और इसके बाद यहां से वो डाले जाते हैं अकाउंट्स के अंदर। जो अकाउंट्स होते हैं सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, मतलब इसके बाद क्या बनाया जाता है? लेजर बनाया जाता है। ठीक है भाई, यानी जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं पहले बुक्स के अंदर डाले जाते हैं और बुक्स के बाद हम क्या बना देते हैं? उसका लेजर बना देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। ये एक तरीके से इम्प्रोफेशनल, मान लो एक तरीके से ये जो होता है ना, ये हेल्प करता है ट्रांजैक्शन को एक्चुअल में लेजर में पोस्टिंग करने से पहले, कि जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे पोस्ट किए जाएंगे वहां पे, उन सब की इंफॉर्मेशन रखता ही है। और बाद में जब चीज फाइनल हो जाती है, मतलब ये कच्चा काम होता है, पक्का काम होता है लेजर बनाना। समझ में? यानी कि ये हेल्प करता है लेजर बनाने में। हमारा मेन गोल होता है लेजर बनाना, और लेजर बनाने में हेल्प कौन करते हैं? ये बुक्स। शुरू करते हैं। तो जब हम ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करेंगे तो फिर आपने सीखा होगा अलग अलग बुक्स में ट्रांसफर करते हैं, जैसे सेल्स बुक में, परचेज बुक में। सारे ट्रांजैक्शन जो भी हमने माल बेचा है, जब भी हमने माल बेचा है, वो सारे ट्रांजैक्शन किसमें आ जाएंगे? सेल्स बुक में। लेकिन याद रखना, कैश वाले ट्रांजैक्शन नहीं आते सेल्स बुक में। सेल्स बुक में केवल वो ट्रांजैक्शन आते हैं जो हमने माल उधार में बेचा है। समझ में? कैश वाले जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे आते हैं कैश बुक के अंदर, लेकिन जो हम उधार माल बेच रहे होते हैं वो वाले ट्रांजैक्शन किसमें आएंगे? सेल्स बुक के अंदर। सेम इसी तरीके से अगला हमें बुक बनानी है परचेज बुक। परचेज बुक मतलब होता है जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखना। अब परचेज बुक में फिर दोबारा से भाई कैश वाले सारे ट्रांजैक्शन जाएंगे कैश बुक के अंदर, लेकिन अगर परचेज आपने उधार किया है, मतलब कोई सामान उधार खरीदा है आपने, तो वो ट्रांजैक्शन चले जाएंगे कहां पे? परचेज बुक के अंदर। सिंपल है। सेम इसी तरीके से परचेज रिटर्न बुक, जिसको दूसरा नाम से जानते हैं रिटर्न आउटवर्ड बुक, ऐसी सेल रिटर्न बुक जिसे रिटर्न इनवर्ड बुक बोलते हैं। तो ये वाली बुक्स तो आपको बनानी सीखनी है। उसके बाद कैश बुक तो हम सीखेंगे, उसके बाद बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक्स। तो ये सारी बुक्स आपको सीखनी है। सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं ना। ये सारी बुक्स हम सिखाएंगे क्योंकि एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चांस है। इनमें से कोई सी बुक उठा के आपको दे देगा, बोल देगा सेल रिटर्न बुक बना दो, परचेज बुक बना दो, सेल बुक बना दो, या फिर कैश बुक बना दो। कोई सी बुक बना दो, आपको बनाने के लिए बोल देगा। लगभग 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स के अंदर। इनमें से कोई सा एक पक्का आएगा, सच में। श्योर है? ठीक, तो समझो ध्यान से। ये सारी बुक्स बनाने से पहले ना हमें सीखनी पड़ती है जर्नल एंट्री। क्या सीखनी पड़ती है? जर्नल एंट्री। यानी कि सबसे पहला, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, सबसे पहला जो काम होता है वो होता है जर्नल एंट्री का। बताया था मैंने आपको, जब भी हम करेंगे चालू, आपको पता ही है यार, कॉमर्स के बच्चे तो हैं, तुम्हें पहले से पता है। ठीक है, जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो तो ट्रांजैक्शन करने के बाद जैसे आपको रिसिप्ट्स मिलती है, जैसे आपको पर्ची मिलती है, हाँ जी मैंने ट्रांजैक्शन किया है और ये इसकी रिसिप्ट्स है, उस रिसिप्ट्स को आपको पहले लिखना पड़ता है। तो सबसे पहली जो एंट्री करी जाती है उस ट्रांजैक्शन की पर्ची से, वो हम करते हैं जर्नल एंट्री। और फिर जर्नल एंट्री की हेल्प से बनाते हैं हम सेल्स बुक, परचेज बुक, ये सारी बुक्स बनाते हैं और इनकी हेल्प से हम बना देते हैं क्या? लेजर। हाँ, वो अलग बात है कि जर्नल एंट्री से तुम डायरेक्ट लेजर बना सकते हो, लेकिन
ये जो होता है ये एक तरीके से हेल्प कर देता है लेजर बनाने में, यानी कि लेजर बनाने में थोड़ी सी सहूलियत प्रोवाइड कर देता है, आसानी दे देता है। सिंपल है, ठीक है, इजीनेस प्रोवाइड करता है ये लेजर बनाने में। इतना सिंपल है, ठीक। तो इनमें से कोई सा एक बुक आएगा आपको बनाने के लिए, देगा वो, तो फिर उसकी प्रैक्टिस करनी भी है, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है भाई, तीसरा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो लगभग 3 वीडियो के अंदर कवर होगा। जैसे पहला चैप्टर था थोड़ा बड़ा था थ्योरी के टाइम पे, लेकिन ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिकल टॉपिक, मतलब प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो थोड़ा सा बड़ा होगा। पहले दिन के अंदर आज हम सीखने वाले हैं पूरी जर्नल, तो जितनी भी जर्नल एंट्री होती है वो सारे टाइप्स मैं आपको करवा दूंगा, आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी दे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ आराम से, ठीक है। इसके बाद जो कल वाला दिन होगा, मतलब जो सेकंड वीडियो होगी, सेकंड वीडियो के अंदर हम सीखेंगे सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक्स और सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक। तो ये 4 बुकें जो होंगी हम कल वाली वीडियो में सीखेंगे। बाकी की जो बच गई, जो कैश बुक बच गई और चलते हैं बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक, ये वाली जो बुक्स होगी हम परसों सीखेंगे, मतलब तीसरे पार्ट के अंदर इस वीडियो के। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज क्या सीखने वाले, खाली जर्नल, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। 11वीं क्लास में आपने सीखा भी होगा, बहुत ज्यादा काम भी आता है। तो जर्नल एंट्री आज सीखने वाले हैं सारी की सारी। उसके बाद हम सीखेंगे सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, परचेज बुक और क्या बोलते हैं सेल रिटर्न बुक। और उसके बाद हम तीसरे पार्ट में सीखेंगे कैश बुक और वो सब, ठीक है भाई। चालू करते हैं, वापस आते हैं। थोड़ा सा थ्योरी है इस चैप्टर के अंदर, वो पढ़ लेते हैं, आज ही खत्म कर देते हैं थ्योरी। क्या है थ्योरी? एडवांटेज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड्स क्यों करते हैं इस बुक्स के अंदर, उसके फायदे क्या होते हैं वो बताओ। यानी कि ट्रांजैक्शन डायरेक्टली हम लेजर में क्यों नहीं डाल देते, ये बुक्स बनाने की जरूरत क्यों होती है, उसके फायदे बताओ। मतलब इन बुक्स के फायदे क्या है। इनको बोला जाता है सब्सिडरी बुक्स। क्या बोलते हैं ये सारी बुक्स, क्या है? सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजैक्शन को डालने के लिए फायदे क्या होते हैं इसके, तो सुनिए। सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजैक्शन डालने का फायदा, पहला, चेक ओवर एरर्स। अगर कोई गलती होती है तो हमको यहीं पर पता चल जाएगी। एक्चुअल में जाके लेजर के अंदर जब हम पोस्टिंग करने वाले हैं वहां पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, समझ में आया? तो गलती यहाँ पे चेक हो जाती है। दूसरी चीज, सब्सिडरी बुक्स रिकॉर्ड्स इज सपोर्टेड बाय द वाउचर। जो सब्सिडरी बुक्स के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे सपोर्ट होते हैं किसके, मतलब वाउचर के सपोर्टेड होते हैं। मतलब जो भी वाउचर होता है सेम वाउचर का उठा के एंट्री हम कहां पे डाल देते हैं, सब्सिडरी बुक्स में डाल देते हैं। तो मतलब कि बिल्कुल ओरिजिनल डाटा होता है, इनके पास कोई फेक डाटा नहीं होता। दूसरी चीज, तीसरी चीज, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि अगर कहीं पे गवर्नमेंट ने बोला कि हमें जरूरत है किसी चलते वाउचर की या फिर किसी चीज की, तो हम सब्सिडरी बुक्स दिखा सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके से वाउचर का काम करती है। उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। जैसे लेजर के अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लिखी होती, हमने सामान कब खरीदा, क्यों, कितने का खरीदा, बस ये लिखा होता है, किससे खरीदा और कितनी क्वांटिटी में खरीदा, ये सब नहीं लिखा होता ना। लेकिन इस बुक्स में लिखा होगा हमने कितनी क्वांटिटी में खरीदा, लिक्विड सामान था या फिर क्या बोलते हैं सॉलिड सामान था, किस तरीके से सारी डिटेल लिखी होगी किसके अंदर, सब्सिडरी बुक्स के अंदर। इसलिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं सब्सिडरी बुक्स में, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब लाइन से लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप पहले कोई एंट्री कर दे रहे हो फिर कोई ऐसी एंट्री कर देते हो, तो ढूंढना आसान हो जाता है लोगों के लिए। अगले बात, कॉमन नेचर ट्रांजैक्शन। यानी कि ये जो होता है ये क्लासिफाई कर देता है, यानी कि जो कॉमन नेचर के ट्रांजैक्शन है उनको अलग कर देता है। जैसे कैश में जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सारे आते हैं कैश बुक में, जितने भी उधार माल बेचने वाले ट्रांजैक्शन है वो क्या बोलते हैं सेल्स बुक में, जितने भी उधार खरीदने वाले ट्रांजैक्शन है वो परचेज बुक में। सेम ऐसी ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर देता है, अलग अलग ट्रांजैक्शन को सेपरेट कर देता है कि ये सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे आएंगे, अलग अलग ट्रांजैक्शन अलग अलग जाएंगे, ठीक है। प्रोमोट्स डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये क्या करता है, हेल्प करता है डिवीजन ऑफ लेबर करने में। यानी कि एक ही इंसान को सारा काम नहीं करना पड़ेगा, एक ही बंदे को सारा काम नहीं करना पड़ेगा, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर में हेल्प करता है। जितने परचेज के ट्रांजैक्शन है वो अलग बंदा देखेगा, सेल्स के ट्रांजैक्शन सेल्स बुक बनाने वाला देखेगा, और कैश बुक के ट्रांजैक्शन कैश बुक बनाने वाला इंसान देखेगा। समझ में? डिवीजन ऑफ लेबर को प्रमोट करता है मैनेजमेंट का, जो कि एक रूल होता है। अच्छा, क्विक मैनेजमेंट डिसीजन, और ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को जल्दी से डिसीजन लेने में, क्योंकि सब्सिडरी बुक्स बन चुकी है तो आप लेजर जल्दी से बना पाओगे। सब्सिडरी बुक्स नहीं होगी तो लेजर बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उसके बाद फ्यूचर रेफरेंस फैसिलिटेड, यानी कि अगर आपको फ्यूचर में किसी भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है, तो आप सब्सिडरी बुक्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये होते हैं एडवांटेज किसके, सब्सिडरी बुक से। सब्सिडरी बुक्स के फायदे लेजर बनाने से पहले के। सिंपल था, बढ़िया। थोड़ी सी थ्योरी थी सर, मेरे हिसाब से खत्म हो गई, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा सा रह गया था। क्यों छोड़ दें उस चीज को, है ना, जो चीज लगता है कि आज की एग्जाम में क्योंकि नंबर मिल सकते हैं उसी चीज के, है ना। चलो फिर शुरू करते हैं। बात आती है जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री करेंगे भाई, बहुत सारा जर्नल एंट्री करनी है, क्योंकि आपको मैं मान के चलता हूं कि आपको 11वीं में कुछ भी नहीं पता था, आपने कुछ भी नहीं सीखा था, तो इसलिए आप सीख लेना जर्नल एंट्री सारी की सारी। कल जो पार्ट आएगा, मतलब कि जो बी पार्ट होगा उसके अंदर हम ये सारी बुक सीखेंगे, और जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम ये वाली बुक की सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो कैश बुक होगा, क्योंकि कैश बुक सबसे बड़ा टॉपिक है इसके अंदर। तो कैश बुक के अंदर कैश बुक भी है, सिंगल कॉलम कैश बुक भी है, डबल कॉलम कैश बुक भी है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी है, और उसके बाद और भी मल्टी कॉलम कैश बुक है, एक पैटी कैश बुक भी होती है, अलग तरीके की कैश बुक है। बाकी सब तो टॉपिक आसान आसान से हैं। सबसे मुश्किल जो तुम्हें पड़ेगा वो एक तो जर्नल एंट्री पड़ेगा जिसने कुछ नहीं पढ़ा, एक कैश बुक पड़ेगा जो कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, बाकी सारे टॉपिक्स आप आराम से सीख लोगे। तो इन चीजों पे फोकस करेगा। तो शुरू करते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जर्नल एंट्री।
तो जर्नल एंट्री से करने से पहले हम थोड़े से रूल पढ़ लेते हैं जो मैंने पहले सिखा चुका हूं ना, आते हैं तुम्हें? अरे वही 3 गोल्डन रूल जो सिखाए थे, सुनिए। पहला कह रहा पहला कौन सा भाई? पर्सनल अकाउंट का रूल को मैं पहला रूल बोलता हूं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है बताइए जरा, बता दे। चोरे नहीं पता ना? अब मैं कब पता था? तुम्हें नहीं पता पर्सनल अकाउंट क्या होता है? रूल बताओगे तुम? हाँ ठीक है, आज जिसने बता दिया बहुत अच्छी बात है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा उसे, ठीक है। हाँ जिसने नहीं बताया ना, मैं जान करूँ तुम्हें, समझ रहा हूँ मैं। हाँ शुक्र है। हाँ जी, तो रूल बताने के लिए सर 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो होता है वो ट्रेडिशनल है। तुमने पहली वीडियो नहीं देखी ना स्टार्टिंग वाली, इसलिए दिक्कत हो रही है। ट्रेडिशनल रूल, ट्रेडिशनल तरीका यानी कि पुराने जमाने में जो रूल बनाए जाते थे उसका तरीका। पहला होता है पर्सनल अकाउंट। दुनिया में 3 तरह के अकाउंट बनते हैं, पर्सनल, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। मेरे को पता भाई मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, तो मेरे को मत बोलना भैया राइटिंग सुधारो अपनी। क्या करूं मैं, डीट इंसान हूं, सुधर नहीं पा रही यार, क्या करें, ऐसी राइटिंग है तो है। पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? कहता है डेबिट द रिसीवर। अगर कोई इंसान कोई चीज रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट कर दो, और क्रेडिट द गिवर। कोई इंसान कोई चीज दे रहा है हमें तो फिर उसको क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लिखवा नहीं रहा ऐसे, तुम्हें याद करना ही है, ठीक है। अच्छा, पर्सनल अकाउंट का रूल जो होता है ना वो अप्लाई किस पे होता है? अगर किसी का नाम दे रखा है, चाहे कंपनी का नाम हो, चाहे इंसान का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे पर्सन हो, एक्चुअल में सबके नाम पे लागू होता है। कौन सा लागू होता है? मतलब लागू होता है। अगर रियल अकाउंट का जो रूल है वो एसेट्स पे लागू होता है। किस पे लागू होता है? एसेट्स पे, फर्नीचर, बिल्डिंग, टेबल, इन सब पे लागू होता है। कुछ बच्चे कहते हैं भैया कैश पे भी लागू होगा। हाँ भाई कैश पे भी लागू होता है, कैश भी तो एसेट होती है, तो कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, इन सब पे भी ये वाला रूल लागू होता है। बाकी बिल्डिंग तो पे तो होता ही है। नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सिंपल है। हाँ जी, और ये रूल किस पे लागू होता है? ये 4 चीजों पे। किस किस पे? पहली चीज, अगर कहीं पे लॉस हो रखा है, कहीं पे अगर प्रॉफिट हो रखा है, कहीं पे अगर आपका एक्सपेंस दिख रहा है, और कहीं पे अगर आपका वो दिख रहा है इनकम, तो अगर ये इन चारों में से कोई वर्ड है तो उस पे आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं राम या फिर XYZ लिमिटेड, तो ये ऐसे नाम आएंगे पर्सनल अकाउंट के अंदर, इस रूल के देखेगी। और यहीं पे अगर बात कर दिया फर्नीचर या फिर बिल्डिंग, तो वो किस में आएगा? रियल अकाउंट के अंदर। और वहीं पे अगर बात कर दिया किसी की सैलरी या फिर कमीशन या फिर रेंट, तो वो रूल कहां पे आएगा? वो कहां पे आएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। सिंपल भाई इतना। चलिए रूल हो गया, अब चालू करते हैं रूल सेकंड। रूल सेकंड जो मॉडर्न रूल के हिसाब से हम सीख रहे हैं, रूल को सेकंड कौन सा है? मॉडर्न तरीका। मॉडर्न तरीके में हमको 5 वर्ड याद करने हैं बस खाली। पहला वर्ड है एसेट्स। समझ रहे हो भाई? बताया था मैंने, जिसने पुरानी वीडियो देखी है उसने समझ लिया, ठीक है। हाँ जी, एसेट्स। उसके बाद एक्सपेंस, 2 वर्ड ये। इसका मतलब क्या होता है? अगर ये दोनों में से कोई भी चीज, अगर एसेट या फिर एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट कर देना है, और अगर इन दोनों में से कोई भी चीज घट रही है तो क्रेडिट करेंगे। इसके बाद बाकी 3 वर्ड और, कैसे? लायबिलिटी, अगली चीज कैपिटल, लायबिलिटी, कैपिटल, और एक और क्या था? हाँ इनकम। अगर इन तीनों में से कोई चीज बढ़ती है तो आप क्रेडिट कर देना, और घटती है तो डेबिट कर देना। तो आप ये वाला रूल याद करो, चाहे ऊपर वाला रूल याद करो, मर्जी है आपकी, चॉइस इज योर्स। सो मैं खुली छूट दे रहा हूं, कोई सा भी रूल याद करके आ जाना, फॉर्मूला थारा भाई करवाएगा, क्वेश्चन सारे सॉल्व। शुक्र है भाई, एक बार देख लो तुम्हें दिखाई दे रहा है, नोट्स कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? चलो सब चीज तो दिखाई दे रही है। तो भाई मेरे हिसाब से जिसने नोट कर लिया फटाफट से कर लेना, जिसको जरूरत हो नोट करने की, ठीक है। फिर हम चालू करते हैं जर्नल एंट्री अपनी, ठीक है ना? हाँ जी, और जर्नल एंट्री के अंदर हमको ये वाले सारे टॉपिक करने वाले हैं। कौन से? ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, राइटिंग ऑफ क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अच्छा, करेक्शन ऑफ एरर और एडजस्टमेंट एंट्रीज और कंपाउंड एंट्रीज और बाकी जो छोटी मोटी बच की वो सारी एंट्री हम करेंगे आज, ठीक है भाई। चलिए, तो मेरे हिसाब से तुम्हें फॉर्मूला याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं उसे मिटो नहीं रहा, बाकी जो टॉपिक्स है वो मिटो देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है भाई। हाँ ठीक है ना? और जज न करना भाई कि मास्टर गरीब है, ठीक है। हाँ, क्योंकि डस्टर वस्टर नहीं है मास्टर के पास, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। यार सब भाई बहन हो यार, तुम मैं मारे जानते हो तुम भी, है ना? जैसे तुम्हारी कंडीशन है वैसे तुम्हारी हमारी कंडीशन है। बस यार थोड़ा सा
पैसा वैसा आने लग जाए, है ना भाई, तुम हम फीस देना चालू कर दो। आईएएस आईएएस कहाँ से बनता है, इससे क्या बनता है, अकाउंट पढ़ गए, हाँ असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर या फिर ऑडिट ऑफिसर कुछ बन गए, तुम एओ बन गए, तो आराम से लाखों रुपए छापोगे तुम भी, 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए, कुछ नहीं, फिर दे देना उस टाइम पे, आराम से चुका देना जो भी खर्चा होगा, है ना भाई। ठीक, फिलहाल शुरू करते हैं। बात आती है जर्नल एंट्री की, तो मैं बिल्कुल बेसिक से चालू करता हूँ। मैं मानता हूँ तुम फद्दू इंसान हो, कतई बैंगन इंसान हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, ठीक है, सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो, मगर मैं मानता हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं आता और मैं स्टार्टिंग से चालू करता हूँ। ठीक, शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक देख रहा हूँ, ये लाइन आएगी या नहीं आएगी, अब चलो दिखता रहता है। ठीक, शुरू करते हैं भाई। जर्नल एंट्री समझा ही देता हूँ ऐसे, देखिए आराम से करते हैं। हमें सीधी बात है, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन समझ लेते हैं, मान लो आपको रूल याद नहीं हो रहे तो आप इस तरीके से समझो। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शन मतलब होता है लेन देन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, लेन और देन, यानी कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होंगे, दो काम होंगे, या तो आपने कुछ लिया होगा या तो आपने कुछ दिया होगा, वही रूल ये भी कह रहा है। हाँ, तो रूल के हिसाब से समझते हैं। लेन देन मतलब अगर आपने कुछ लिया तो उसको बोलेंगे हम लेन, उसको हम बोलते हैं डेबिट। क्या बोलते हैं, डेबिट। जो भी चीज आ रही है, जो भी चीज ले रहे हो आप, उसको क्या करेंगे हम, डेबिट। दूसरा, अगर आपने कोई चीज दी है तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। अगर आप कोई चीज दे रहे हो किसी को तो वो क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। सिंपल है। अच्छा भैया, क्रेडिट मतलब होता है CREDIT, ठीक है, तो इसमें CR आ रहा है तो यहाँ पे CR आ रहा है, लेकिन डेबिट में तो स्पेलिंग होती है DEBIT, लेकिन यहाँ पे तो R आई नहीं रहा, तो यहाँ पे आपने DR कैसे लिख दिया डेबिट में। भाई समझ रहे हो, डेबिट मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड। डेबिट क्या होता है, डेबिट रिकॉर्ड। सेम इसी तरीके से क्रेडिट मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। अगर हम कोई साइट मतलब कोई चीज क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, मतलब हम क्रेडिट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसे क्रेडिट बोलते हैं। सिंपल, बाकी छोटी बेसिक बात है, समझो आप ध्यान से। पहली एंट्री करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज बिल्डिंग फ्रॉम राम नहीं, फ्रॉम कैश। हमने बिल्डिंग खरीदी है, वो भी किससे, कैश से, मतलब कैश की हेल्प से हमने बिल्डिंग खरीदी है, पेमेंट करी है हमने और बिल्डिंग खरीद ली। तो बस ये बता दो क्या लिया और क्या दिया। कह रहा है ये छोटा सा सवाल, साफ साफ लिखा हुआ है, परचेज बिल्डिंग फ्रॉम कैश, यानी कि हमने बिल्डिंग खरीदी है, तो बिल्डिंग हमने ली है, बिल्डिंग हमने ली है और पैसा हमने दिया है, कैश हमने दिया है। तो सिंपल बात, बिल्डिंग को क्या करेंगे हम, डेबिट, आसान है, और कैश को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। आसान था ना, बहुत आसान था। दूसरी एंट्री समझते हैं एक बार और, क्या रहा है, सेल टेबल बाय बैंक। मतलब क्या, हमने जो टेबल है वो बेच दी है, वो भी किससे, बैंक से। बैंक से आपने क्या करी, टेबल बेची। कह रहा है छोटी सी एंट्री, ये पूछोगे तुम, इसमें है क्या, सेल टेबल मतलब क्या लिख दिया मैंने, सोल्ड टेबल बाय बैंक, सोल्ड आना था भाई, सेल लिख दिया, सॉरी। तो सोल्ड टेबल बाय बैंक, हमने टेबल बेच दी, वो भी किससे, बैंक से। तो क्या लिया और क्या दिया, बस ये बताओ। तो भैया इस बार हमने टेबल सेल करी है, मतलब बेची है, तो दी क्या है हमने, देना क्या हुआ है, टेबल, और हमने लिया क्या है उनसे, बैंक में पैसा। इसमें तो डेबिट में क्या आएगा, बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा आया, और दिया क्या हमने, टेबल, तो टेबल गई है। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ मेरे को पता है जिसको आता है वो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ सबके आराम से करवाना, तो फिर आप आराम से कर लो। अगर आपको आता है तो 10 सेकंड आगे स्किप कर सकते हो, आपको पता है वो बात, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, वरना आप फिर नीचे कमेंट करके जाओगे आराम से करवा रहे हो बहुत ज्यादा। दो टॉपिक हो गया ना, अब सीधा क्वेश्चन करते हैं कैसे करते हैं जर्नल एंट्री। तो सुनिए, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना देता हूँ मैं सीधा, और हाँ ये रहा। तो भाई इसे बोलते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं डेट, लेकिन कई ट्रांजैक्शन में डेट नहीं लिखा तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देते हैं कुछ, ठीक है। चालू करते हैं। उसके बाद ये बनता है पर्टिकुलर, उसके बाद ये होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब क्या होता है, जो भी आपका वाउचर है तो वाउचर पे नंबर लिखा होता है, एक यूनिक नंबर। तो अभी तो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, उस पे वाउचर नंबर तो लिखा नहीं है, तो इसलिए लेजर फोलियो का कॉलम मैंने छोटा सा बनाया, क्योंकि वाउचर नंबर नहीं है तो आपको लिखने में जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। तो जब आप लेजर फोलियो बनाओगे, जब आप एक्चुअल में वाउचर में से एंट्री करोगे, तो वहां पे लेजर नंबर मतलब वाउचर नंबर लिखा होता है, वो आपको लेजर फोलियो में डाल देना है उठा के, लेकिन एक्चुअल में आपको पेपर में नहीं करना पड़ेगा, लेजर फोलियो का कॉलम खाली छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है डेबिट, और उसके बाद आता है यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है भाई। हाँ जी, और यहाँ पे लिख देना जर्नल, क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो जर्नल बना रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए
शुक्र है। तो पहली ट्रांजेक्शन देखो कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। ये जो डेबिट है ना, डेबिट को हम दिखाते हैं DR से या फिर BY से, बाय से। ये जो क्रेडिट है, क्रेडिट को हम दिखाते हैं CR से या फिर दिखाते हैं टू से। ठीक, चलो। और जो स्टार्टिंग में जब भी आप एंट्री कर रहे हो तो स्टार्टिंग में हमेशा याद रखना ऊपर होती है डेबिट वाली एंट्री और नीचे होती है क्रेडिट वाली एंट्री। ठीक है, चलो करते हैं। तो देखिए पहली एंट्री थी परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, हमने बिल्डिंग खरीदी थी वो भी कैश में, बिल्डिंग खरीदी थी वो भी कैश में। तो ये आ गया बिल्डिंग और कैश दोनों क्या है समझो, दोनों बिल्डिंग और कैश। क्या ये नाम है किसी का? नहीं, ये हमारी एसेट है, दिख रहा है एसेट। बिल्डिंग फर्नीचर ये सब कैश वैश क्या होता है? एसेट होती है हमारी। तो हम यार हमको रूल लगाना है रियल अकाउंट का। तो रियल अकाउंट का कहता है जो भी चीज आती है डेबिट वर्ड कम्स इन, जो भी चीज आ रही है उसको डेबिट करेंगे। तो बिल्डिंग को क्या करना है डेबिट। तो लिखो कैसे, देखो ऐसे हमने फिर भी बताया था ना बिल्डिंग को हमें डेबिट करना है, तो हम यही लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और टू में, टू मतलब होता है क्रेडिट, बताया था ना, टू मतलब क्रेडिट होता है। यहाँ पे डेबिट लिखना है आपको और यहाँ पे टू लिखना है क्रेडिट की जगह, ठीक है, वरना डेबिट क्रेडिट कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पे डेबिट वाले में इससे लिखना है डेबिट और टू क्रेडिट वाले में इससे लिखना है टू। तो टू में क्या आएगा, क्या चीज दी हमने, तो क्या चीज दी हमने? कैश। वो कहता है ना जो भी चीज देते हो, जो भी चीज जा रही है हमारे पास से, जो भी चीज क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो भी चीज जा रही है उसको क्रेडिट करना है। सिंपल है भाई। हाँ जी, तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो मैंने टू में लिख दिया कैश अकाउंट। हर वर्ड के पीछे आपको अकाउंट लगाना है, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे वो कैश हो। इस रूल के हिसाब से समझ लो, बिल्डिंग और कैश दोनों ही हमारे लिए क्या है? एसेट। और देखो बिल्डिंग हमारे पास आ रही है तो मतलब बिल्डिंग बढ़ गई, तो जैसी एसेट बढ़ गई उसको क्या करते हैं? डेबिट। इसलिए मैंने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। कैश भी हमारे लिए एसेट होती है और इस बार कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है मतलब एसेट हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया? उसे क्रेडिट कर दिया। आसान था भाई। हाँ जी, अब मान लो 4000 रुपए का ट्रांजेक्शन था, 4000 रुपए की बिल्डिंग खरीदी थी, तो 4000 रुपए यहाँ पे आ गए ट्रांजेक्शन के अंदर। इतना सिंपल भाई, इतना समझ में आ गया हो? समझ में आ गया? बस ये तो बहुत था, समझ रहे हो? ये बहुत मुश्किल चीज थी, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई 2 मिनट का ब्रेक ले लेना आप, फिर उसके बाद दोबारा मतलब पॉज करके 2 मिनट का ब्रेक ले लेना, फिर दोबारा चाय वाय पानी पी के फिर दोबारा आ जाना और फिर से देखना चालू करता है ना शांत माइंड से। ठीक है, हाँ जी, एक बार देख लो। चलो, चल रही है वीडियो। नहीं क्या होता है ना, कई बार स्टोरेज बढ़ जाती है, फिर मैं भोगता रहता हूँ और वीडियो बनती रहती है। अच्छा, इसके बाद आपको लिखनी पड़ेगी नरेशन कि आपने क्या किया है। ठीक है, तो आप लिख दो बीइंग लिखो चाहे मत लिखो, मर्जी आपकी होती है। बीइंग परचेज बिल्डिंग बाय कैश। जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो बस अमाउंट छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन उतार देना, ताकि पता चल जाए आपने जो एंट्री करी है वो किस चीज की एंट्री है। एक बार समझते हैं दूसरी एंट्री। मैं मानता हूं तुम्हें समझ में नहीं आई, तो क्या एंट्री करेंगे? तो सेल टेबल बाय बैंक, टेबल हमने बेची है वो भी किससे? बैंक से। तो बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट करना है और टेबल को क्या करना है? क्रेडिट। तो अब सीधा एंट्री क्या करेंगे? पैसा आ रहा है ना, तो बढ़िया। तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने लिखवाया भी था भाई, डेबिट में क्या लिखना है? बैंक इस बार। और टू में क्या लिखना है यहाँ पे? टेबल। तो ये हो गया टू में टेबल। एग्जाम में आपको सीधा ये दे रखा होगा ऐसी एंट्री और सीधा आपको ऐसी एंट्री उतारनी है, ये सब करने को नहीं मिलेगा वहां पे। ठीक है भाई, तो जल्दी जल्दी करना सीख लो। बीइंग सोल्ड टेबल बाय बैंक। सिंपल था भाई, कोई डाउट अभी तक? नहीं ना? मिटा दूं? कह रही है भैया हम इंग्लिश वाले बच्चे, रब कर दूं? ठीक है, रब कर देते हैं भाई। जिसको नोट करना है नोट कर लो, जिसको कुछ कंसेप्ट समझना है कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, मैं नोट मिटाने जा रहा हूँ, टेंशन मतलब वो फॉर्मूला नहीं मिटा रहा, खाली ये वाला टॉपिक मिटा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ बड़े यार, ये कितनी बार मिटाऊंगा मैं एक चीज को? वो भी मिटाना पड़ेगा भाई, वो भी मिटाना पड़ जाएगा। तो फिर एक दो बार दोबारा नोट कर लो कहीं पे साइड में। ठीक है, फिर उसके बाद वो भी मिटा दूंगा मैं, बस ये वाला कंसेप्ट समझा दूँ, फिर उसके बाद मिटा दूंगा मैं वो वाला, ये साइड पूरी मिटा दूंगा, मतलब इसको छोड़ के वो साइड मिटा दूंगा। शुरू होते हैं, समझो ध्यान से। अच्छा, इस बार मैंने रियल अकाउंट का नाम लिया था, थोड़ा सा समझाते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरी एंट्री क्या है? दोबारा से, परचेज बिल्डिंग फ्रॉम राम। चौथी एंट्री, सोल्ड मशीनरी। भाई ये मशीनरी लिखी हुई है शॉर्ट फॉर्म में, जगह नहीं है यहाँ पे। सोल्ड मशीनरी टू राजेश। सिंपल इतना, श्योर है? ठीक है, इस बार देखो दोनों वर्ड आ गए। पहली जनरल एंट्री बनाओ, इतने में कर लेंगे, कर लोगे ना यार? रहने तक क्या ही आलसी दिखा। हाँ जी, शुरू करते हैं। पहली एंट्री क्या कह रहा है, मतलब तीसरी एंट्री क्या कह रहा है? परचेज बिल्डिंग फ्रॉम राम। तो यहाँ पे दो वर्ड आ गए, क्या चीज आ रही है क्या चीज जा रही है, कह रहा है पता नहीं कुछ भी। तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो है बिल्डिंग और दूसरा वर्ड है राम। ठीक है, तो बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग होता है हमारे लिए एसेट्स, तो उस पर लगेगा रियल अकाउंट का
और राम हमारे लिए क्या होता है, नाम है किसी का, तो उस पे लगेगा पर्सनल अकाउंट का रूल। लगाएं तो बिल्डिंग एसेट है, एसेट पे रियल अकाउंट का रूल लगाओ। बिल्डिंग देखो आ रही है तो डेबिट करेंगे, जा रही है तो क्रेडिट करेंगे। तो देखो बिल्डिंग आ रही है, जा रही है, हमने परचेज की है बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग आएगी, और जब भी कोई चीज आती है तो उसको क्या करते हैं हम, डेबिट। तो इसलिए हम लिख देंगे क्या, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दिया। आगे चलते हैं, राम, राम किसी का नाम है ना, राम किसी का नाम, तो राम, अब देखिए क्या हो, वो रिसीवर है तो डेबिट करेंगे, गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे चेक करो राम क्या है, बिल्डिंग रिसीव कर रहा है या फिर बिल्डिंग दे रहा है, गिव कर रहा है। तो देखिए परचेज बिल्डिंग फ्रॉम राम, हमने राम से बिल्डिंग खरीदी है, हमने खरीदी है मतलब हमने ली है, दी किसने, दी राम ने। तो राम क्या कर रहा है, दे रहा है हमें बिल्डिंग, तो राम क्या है, गिवर है, और गिवर को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। तो इस वजह से टू में क्या आ जाएगा, टू में आ जाएगा राम। और याद रखना किसी भी इंसान के नाम के पीछे आप क्या बोलते हैं, अकाउंट वर्ड नहीं लगाओगे, बाकी सब चीज के पीछे अकाउंट लगेगा, किसी भी इंसान के नाम के पीछे अकाउंट नहीं लगाना। आसान था, आसान था। शुरू करते हैं, बीइंग तुम लिख दो ना, बीइंग लिख दोगे ना, हाँ जी, तो बीइंग बिल्डिंग परचेज फ्रॉम राम, वही लिखना है। चौथी एंट्री सुनिए अब ध्यान से, सोल्ड मशीनरी टू राजेश। यहाँ पे भी दो वर्ड है, पहला वर्ड क्या है मशीनरी, दूसरा वर्ड क्या है राजेश। तो यहाँ पे मशीनरी, मशीनरी मतलब होता है एसेट, तो ये वाला रूल लगेगा। राजेश, राजेश क्या है, किसी का नाम है, तो ये वाला रूल लगेगा। सिंपल, चालू करते हैं। तो मशीनरी, अच्छा ये वाला इसके हिसाब से समझाऊं, समझ लो भाई। मशीनरी, मशीनरी क्या है, एसेट, सिंपल है। मशीनरी क्या है, एसेट, और एसेट हमारे पास आ रही है, जा रही है, अगर बढ़ रही है तो एसेट डेबिट, घट रही है तो क्रेडिट। तो देख लो सोल्ड मशीनरी, हमने मशीनरी बेची है, मशीनरी बेची है तो मशीनरी क्या हो रही है, घट रही है, मतलब एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है। और जैसे ही एसेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, यानी कि हम टू में लिखेंगे इस बार मशीनरी। तो टू में लिख दिया मैंने मशीनरी अकाउंट। तो भैया डेबिट में क्या लिखे, ऊपर हमेशा डेबिट लिखते हैं ना, तो डेबिट में क्या लिखे, राजेश, देख रहे हो वो कह रहा है राजेश, दिख तो गया साफ, राजेश लिख देंगे क्योंकि दोनों साइड बराबर होनी चाहिए ना हमेशा। अच्छा अमाउंट डाल देता हूँ, मान लेते हैं 4,000 का कोई ट्रांजेक्शन है तो 4,000 दोनों साइड आएगा। अच्छा अमाउंट कैसे डालते हैं, डेबिट वाली जो साइड है इसका अमाउंट डेबिट में आएगा, क्रेडिट वाली साइड का अमाउंट जो आएगा वो क्रेडिट में आएगा, इस तरीके से, ठीक है। हाँ जी, तो राजेश, राजेश आप डेबिट, वो कह रहा है पता है हमें डेबिट, समझ लो सर ध्यान से समझो। राजेश, हमने मशीनरी बेची है राजेश को, राजेश को बेचिए, राजेश ने अभी तक पैसा नहीं दिया, अगर पैसा दे दिया होता तो हम यहाँ पे कैश लिख रहे होते, हमने उसका नाम क्यों लिखा, आप खुद सोचो। दुकानदार से आप सामान लेने गए, अगर आप कैश दोगे क्या दुकानदार आपका नाम पूछेगा, नहीं पूछेगा, वो कह रहा पूछेगा, भाई तुम लड़की हो तुमसे पूछ सकता है, हम लड़के हैं हमसे नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ जी, तो अगर आप दुकान पे गए सामान लाने के लिए और आपने कोई सामान लिया, आप बदले में पैसे दे रहे हो, तो दुकानदार आपसे नाम पूछेगा, नहीं पूछेगा, सिंपल है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप दुकान पे गए सामान लाने के लिए, तब दुकानदार आपसे नाम पूछ रहा है कि भाई कहाँ का है तू, वो क्यों पूछेगा, क्योंकि आपने सामान के पैसे नहीं दिए, आपने उधार बोला कि हम उधार दे देंगे, तो आपको हिस्ट्री जानेगा ना वो कि कहाँ पे रहता है भाई, कब देगा उधार, ये सब चीजें पूछेगा वो आपसे। तो कब पूछता है उधार करने के लिए, मतलब आपसे आपका नाम कब पूछा जाएगा, आपसे जब हम उधार सामान लेते हैं। तो यहाँ पे जब उधार सामान होते हैं, उधार ट्रांजेक्शन होते हैं तब होता है। तो राजेश ने हमसे मतलब सामान खरीदा है, मशीनरी खरीदी है, वो भी कितने में, उधार में खरीदी है, समझ में, राजेश ने हमसे मशीनरी खरीदी है उधार में, और इसीलिए हमारे लिए वो क्या बन गया, हमारे लिए वो बन गया एसेट, क्योंकि आपको पैसा लेना है उससे, हमने मशीनरी बेची राजेश को, राजेश से हमें पैसा लेना है, और इस तरह के उधार जब हम सामान बेचते हैं उसको, तो फिर वो बन जाता है हमारे लिए डेटर। सुना है कभी डेटर वर्ड, चलिए। तो राजेश बन गया डेटर और उससे वो बन गया हमारे लिए एसेट, और एसेट जैसे ही बढ़ती है, क्योंकि राजेश से पैसा लेना है, पहले नहीं लेना था अब लेना है, तो ये पैसे बढ़ गए हमारे, सुन रहे हैं, राजेश से पैसे में लेने में, तो एसेट बढ़ गई, तो क्या कर देंगे डेबिट। तो बस, तो राजेश डेबिट, मैंने बताया था ना राजेश के पीछे अकाउंट नहीं लगाना, किसी भी नाम के पीछे अकाउंट नहीं लगता, समझ में आ गया भाई, इतना कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। अब चालू करते हैं भाई नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल। तो पांचवा एग्जांपल, पेड सैलरी 4,000 रुपए, छड़ा रिसीव कमीशन 2,000 रुपए, समझ में, ठीक। चालू करते हैं भाई। अच्छा थोड़ा सा यहीं पे समझा देना, नीचे जगह नहीं है, ठीक है। पेड सैलरी, आपने सैलरी पे करी है, तो सैलरी कैसे पे करोगे, या उधार पे करोगे, भाई उधार पे करते ही नहीं, एक्सपेंस जो भी होते हैं वो कैश में देने पड़ते हैं या फिर बैंक से देने पड़ते हैं, तुरंत देने पड़ते हैं, समझा, उधार में कोई एक्सपेंस नहीं होता, कोई खर्चा नहीं होता उधार में, ठीक है। तो सैलरी और कमीशन मैंने बताया था, सैलरी कमीशन क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ही रूल चलेगा। तो सुनिए, आपने सैलरी पे करी है, सैलरी रिसीव करना भी हो सकता था, लेकिन इस बार सैलरी पे करना है, सैलरी अगर हम पे कर रहे हैं तो वो क्या बन गया, एक्सपेंस, लॉस, इनकम या गेन, गेन मतलब प्रॉफिट, इन चारों में से क्या बढ़ा है, तो ये है भैया एक्सपेंस, हमने सैलरी पे करी है तो ये हमारे लिए खर्चा है, समझ में आया, ठीक, और वो भी खर्चा हमने बैंक से किया है।
तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो सैलरी और दूसरा वर्ड तो भैया दिख ही नहीं रहा, दूसरा वर्ड है बैंक, या फिर आप कैश बोल सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है। वो छुपा रुस्तम है, क्योंकि आप जब पे करोगे तो कैश या बैंक से पे करोगे, ठीक है। तो सैलरी यहाँ पे लिए हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, और मैंने बताया था जब भी एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको क्या करते हैं, डेबिट, तो हम सैलरी को क्या लिखेंगे, डेबिट में। तो ये हो गई पांचवी एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, दूसरा वर्ड क्या है, कैश या बैंक, जो कि दिखा नहीं था, छुपा रुस्तम है। और कैश बैंक क्या होता है, एसेट, और एसेट किस में आती है, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल कहता है जो भी चीज आती है उसको डेबिट करना है, जो भी चीज जाती है उसे क्रेडिट करना है, ठीक है। तो बैंक से पैसा जा रहा है क्योंकि हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो इसे हम लिख देंगे टू में कैश या फिर बैंक, जो भी आपकी मर्जी हो वो लिख सकते हो। तो टू में कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। मान लेते हैं 2000 रुपये पेमेंट करिए तो 2000 रुपये, अच्छा 4000 थी, 4000 रुपये, समझ गया भाई। आसान था, मुश्किल था, आसान था ना, ठीक है। एक लास्ट एंट्री रह गई, रिसीव कमीशन। रिसीव कमीशन मतलब कमीशन मिला है, और जैसे ही कमीशन मिला हमें पता चल गया क्या है वो हमारे लिए, कमीशन इनकम, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बस इनकम को क्रेडिट करना है, यहाँ पे कर देता हूं छठी एंट्री। तो इनकम को क्रेडिट करना है तो टू में आ जाएगा कमीशन, है ना, टू में कमीशन आ गया। तो डेबिट में क्या आएगा, कैश या बैंक, जो कमीशन मिलता है वो किससे मिलता है, कैश में मिलेगा या फिर बैंक में मिलेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो कमीशन था 2000 रुपये का था, 2000 रुपये हमें मिल गया। तो कैश अकाउंट डेबिट, टू में कमीशन, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, टू में कमीशन, मर्जी आपकी, चॉइस इज योर्स, अपनी औकात अनुसार कैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है भाई। ये हो गई सिंपल एंट्री जो हमने स्टार्टिंग में चालू करी थी। अब चालू करते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एंट्री, ठीक है। एक टॉपिक बताऊंगा और उसकी हमें एंट्री करना चालू कर देंगे, ठीक है सर। सुनिए ध्यान से, जिसको नोट करना है नोट कर लो। अब मैं पूरा बोर्ड मिटाने वाला हूँ, मतलब वो बीच वाला टॉपिक छोड़ के जो समझाना है ना, वरना मैं खुद भूल जाऊंगा क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, ठीक है भाई। हाँ भाई श्योर है, चलो फिर चालू करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। फिर दोबारा सुनिए ध्यान से, एक टॉपिक बीच में समझाना छूट गया था शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं पहले समझा देता हूँ, मगर अब मैं भूल गया था तो आप समझाते रहूं, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। टॉपिक क्या था, ठीक है। एक छोटी सी एंट्री है, जैसे हमने एक एंट्री करी थी पहले वो समझाता है एंट्री। परचेज बिल्डिंग बाय कैश, ठीक है, ये एंट्री है। सुनिए, परचेज बिल्डिंग बाय कैश, आपने बिल्डिंग कैश में खरीदी है 4000 रुपए की, मान लेते हैं। इसकी एंट्री क्या करोगे, ठीक है। अच्छा एंट्री वहां पे कर लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। और ये रहा भाई क्वेश्चन, ठीक। तो पहली एंट्री परचेज बिल्डिंग बाय कैश, तो समझिए बिल्डिंग आ रही है और पैसा जा रहा है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू में कैश अकाउंट, यही एंट्री होगी। और ये 4000 रुपये, 4000 रुपये, क्योंकि हमने 4000 की बिल्डिंग खरीद ली। सिंपल है, बीइंग अपने आप लिख लेना भाई, मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला बीइंग में, क्योंकि वैसे ही मेरे को लिखना पड़ रहा है, डिजिटल बोर्ड वैसे नहीं है, क्वेश्चन बताना आंसर बताना है, सब चीजें, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट होगा, वीडियो और लंबी बनेगी वरना। शुरू करते हैं। तो ये एंट्री थी, दूसरी एंट्री इसी से मिलती जुलती सेम एंट्री है, एक बार करते हैं। क्या, परचेज टेबल बाय बैंक, इसकी एंट्री कितनी हो जाएगी, 5000 रुपए की थी, समझो। दूसरी एंट्री क्या करोगे आप, परचेज करिए आपने टेबल, तो टेबल आई है, तो टेबल अकाउंट डेबिट, और टू में बैंक से आई है, तो बैंक में पैसा गया हुआ, मतलब बैंक में से पैसा गया हुआ, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया, ये एसेट बढ़ गई, ये वाली एसेट घट गई, तो इसलिए डेबिट क्रेडिट कर दिया, ठीक है भाई। ये दो एंट्री होगी, आगे समझते हैं। जो समझने वाली है वो तीसरी एंट्री है। क्या, सुनिए, परचेज गुड्स बाय कैश 4000 रुपये, आपने सामान खरीदा है 4000 रुपये का, वो भी कैश में। कैश में 4000 रुपये का सामान खरीदना मतलब पता है क्या, एंट्री क्या होगी, क्या आ रहा है आपके पास, गुड्स आ रहे हैं और कैश जा रहा है, तो एंट्री क्या करोगे, गुड्स अकाउंट डेबिट, और टू में कैश अकाउंट। सिंपल था ना, कितने रुपए से एंट्री, 4000 रुपये से, आसान था ना। क्या लग समझना क्या था फिर इसमें, सिंपल ही तो थी, समझाते हैं। सेल वाली एंट्री, सेल सॉरी उल्टा बोल दिया, सोल्ड स्टॉक बाय बैंक 2000 रुपये, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, बैंक से माल बेचा है तो पैसा आया हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू में क्या आया, स्टॉक, तो स्टॉक कितना 2000 रुपये,
सिंपल था। बच्चे ज्यादातर ऐसे ही करते हैं और यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है और उनके नंबर कट जाते हैं, क्योंकि मैंने बेसिक समझाया था खाली। तो याद रखना, गुड्स, स्टॉक, इन सब का मतलब होता है जो हम सामान खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे गुड्स और स्टॉक की जगह आप गुड्स और स्टॉक वर्ड यूज नहीं कर सकते, समझ में आया? तो अगर आप सामान खरीद रहे हो तो गुड्स की जगह वर्ड यूज करोगे परचेज, मतलब गुड्स और स्टॉक जो है ये वाले वर्ड यूज नहीं करने, गुड्स और स्टॉक ये वर्ड यूज नहीं करने होते अकाउंट्स में, इसकी जर्नल एंट्री में। इसकी जगह आप यूज करते हो कौन से वर्ड, परचेज या फिर सेल वर्ड। अगर आपने सामान खरीदा तो गुड्स और स्टॉक ना लिखोगे, उसकी जगह क्या लिखोगे, परचेज। और अगर आप सामान बेच रहे हो तो गुड्स और स्टॉक वाले वर्ड की जगह क्या लिखोगे आप, सेल वर्ड। जैसे यहाँ पे आपने सामान खरीदा था तो गुड्स खरीदे थे, तो गुड्स हटा के इसकी जगह लिखना है परचेज, क्योंकि आपने सामान खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे आप सामान बेच रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा टू में सेल अकाउंट। समझ आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आसान थी। कुछ पूछना अभी तक? करके दिखा देते हैं एक बार एंट्री और, ठीक है? जैसे कि सोल्ड गुड्स टू राम 4000 रुपए का, हमने राम को सामान बेचा, वो भी कितने का, 4000 रुपए का, ठीक है भाई? चलिए, तो सामान बेच रहे हैं तो बस राम अकाउंट, सॉरी राम के पीछे अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि नाम है ये, तो राम डेबिट टू में माल बेच रहे हैं तो फिर यहाँ पे आ जाएगा टू में सेल अकाउंट। समझ में? क्योंकि हम गुड्स वर्ड यूज नहीं करते, गुड्स की हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सेल। ऐसे ही परचेज, अगर हमने कोई सामान किया है तो वह पे स्टॉक और गुड्स वर्ड यूज, आपको क्या यूज करना है, परचेज वर्ड यूज करना है। सिंपल तरह, ठीक है भाई? तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया भाई। अच्छा, इसी का उल्टा होता है, एक और एंट्री कर लेते हैं, छठी एंट्री, परचेज स्टॉक फ्रॉम रामू। रामू से आपने स्टॉक खरीदा कितने का, 6000 रुपए का। तो इसकी एंट्री क्या होगी, समझो। इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू में रामू, ठीक है? रामू के पीछे अकाउंट नहीं लगाना, कितने का सामान था, 6 जगह तो 6000 आ गया, और ऊपर वाला 4 जगह तो 4000 आ गया। अभी तक कोई डाउट्स नहीं ना? चालू करते हैं। अब थोड़ी सी एंट्री एडवांस वाली है, थोड़ी सी अलग वाली है, तो समझ के करना ध्यान से। तो ये हो गया 7वां एंट्री। इस बार क्या हुआ, हमने जो राम से सामान खरीदा था ना 4000 रुपए का, उधार खरीदा था, हमें पता ही है, तभी तो नाम लिखा है उसका, वरना कैश लिखते हैं जैसे ऊपर लिखा था, ठीक है? तो हमने राम से उधार माल खरीदा था 4000 रुपए का, लेकिन हमको पता चला 1000 रुपए का सामान जो है ना वो डिफेक्टिव, अच्छा खरीदा नहीं था, बेचा था। हमने राम को माल बेचा 4000 रुपए का, तो राम कह रहा है भैया 1000 रुपए का आपने जो सामान बेचा था ना वो डिफेक्टिव है, खराब है। तो राम वहां से वापस कर रहा है, तो क्या कर रहा है, गुड्स रिटर्न बाय राम। राम ने माल वापस कर दिया, कितने का, 1000 का। तो अब खुद समझो, गुड्स रिटर्न कर दिया अगर राम ने, तो हमारे पास गुड्स आ रहे होंगे, तो बेसिकली नॉर्मली हम एंट्री क्या करते हैं, गुड्स अकाउंट को डेबिट कर देते, है ना? और टू में क्या लिख देते, कौन दे रहा है माल, ये राम दे रहा है। लेकिन अब हम गुड्स वर्ड तो यूज नहीं कर सकते, तो क्या लिखूं, परचेज या सेल? हमने यहाँ पे परचेज किया या फिर सेल किया? भैया ये तो ना परचेज है ना ये सेल है, ना हमने खरीदा ना हमने बेचा, ये तो माल वापस आ रहा है ना, ये तो माल वापस आया। तो समझो फिर क्या हुआ, क्या करेंगे, यहाँ पे जो गुड्स वर्ड है इसकी जगह क्या यूज करेंगे, इसकी जगह इनका उल्टा रिटर्न यूज करेंगे। जैसे परचेज है तो परचेज रिटर्न लिख देंगे, और सेल है तो उसकी जगह सेल रिटर्न लिख देंगे। मतलब कैसे, समझो ध्यान से। गुड्स रिटर्न बाय राम, राम ने माल वापस किया, यानी पहले हमने राम को माल बेचा था, हमने पहले सेल किया था उस माल, हमने पहले सेल किया था। अब जो राम है वो हमें माल वापस भेज दे रहा है क्योंकि वो खराब है माल। तो पहले हमने जो सेल किया था वो सेल किया हुआ माल हमारे पास वापस आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेल रिटर्न हो रही है, यानी इसको क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न। समझ में? हाँ जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल रिटर्न। तो याद रखना, सेल रिटर्न हमेशा डेबिट करते हैं, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, और टू में क्या हो जाएगा, टू में हो जाएगा राम। मैंने बोला था ना हम गुड्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम परचेज या सेल वर्ड यूज करेंगे, लेकिन इस बार तो ना परचेज किया ना सेल किया, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, सेल रिटर्न। समझ में आ गया? ठीक है, बार चलो अभी तो दिखाई दे रहा है, शुरू करते हैं। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट एक बार और समझते हैं, ठीक है? सेम ऐसी एंट्री, गुड्स रिटर्न टू रामू। हमने स्टार्टिंग में रामू से माल खरीदा था, स्टॉक परचेज किया था रामू से 6000 रुपए का, लेकिन अब हमको लग रहा है कि ये सामान जो है वो खराब है, हम सामान वापस करना चाहते हैं रामू को। समझ में आया? हमको लग रहा है ये सामान क्या है, खराब है, और सामान वापस करना चाहते हैं रामू को। तो हमारे पास से सामान आ रहा है, जा रहा है, भैया सामान जा रहा है तो टू में लिखेंगे ना गुड्स, हाँ जी, टू में गुड्स लिखेंगे, और किसको बेच रहे हैं, रामू को। बेच नहीं मतलब रामू को वापस भेज रहे हैं। समझ में? तो ये एंट्री होने वाली है, लेकिन भैया बस गुड्स वर्ड तो यूज कर नहीं सकते, तो गुड्स की जगह आप क्या वर्ड यूज करें, सुनिए, क्या आप परचेज लिखे या सेल लिखे,
ना हमने परचेज किया ना यहाँ पे सेल किया, हम तो वापस भेज रहे हैं, तो रिटर्न नोट आएगा। कौन सा रिटर्न लिखूं फिर भैया, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न? समझो ध्यान से, गुड्स रिटर्न टू रामू, हमने रामू को माल वापस भेजा। मतलब क्या है, मतलब पहले हमने क्या किया होगा, पहले हमने रामू से सामान खरीदा होगा तभी तो वापस भेजा। गुड्स रिटर्न टू रामू मतलब हमने रिटर्न किया रामू को माल, तो माल जब हम रामू को वापस भेज रहे हैं मतलब पहले हमने खरीदा होगा उससे, तो पहले हमने परचेज किया होगा और हम क्या कर रहे हैं, अब रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न, यानी कि परचेज किया हुआ माल वापस जा रहा है। तो गुड्स की क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा परचेज रिटर्न। तो एंट्री क्या बन जाएगी, ये एंट्री बनेगी रामू डेबिट टू में परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने का सामान वापस भेजा, 2000 रुपए का, 2000 रुपए का, यहाँ पे 1000 का सामान था, 1000 का। ठीक है भाई, कोई डाउट्स? ये एंट्री थी भाई सेल की और परचेज वाली। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया सारा, सेल वाली एंट्री हो गई, परचेज वाली एंट्री हो गई, सेल रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, समझ में आ गया? ठीक, तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। सिंपल सा, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे, होशियार तो तुम हो, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। हाँ भाई, श्योर है? चलो फिर, वीडियो बड़ी होती जा रही है भाई, क्या करें, कंसेप्ट इतनी ज्यादा है। अभी तो वो अभी नहीं जनरल एंट्री का था अभी टॉपिक। सुनिए ध्यान से, अब सुन, कंसेप्ट आता है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं फिर आगे चलते हैं। सुनिए, एक होता है बिजनेस, एक होता है बिजनेसमैन। तो बिजनेस, आपको पता है बिजनेस क्या होता है और आपको पता है बिजनेसमैन क्या होता है। तो एक दिन बिजनेसमैन सो रहा होता है आराम से और उसके दिमाग में, सपनों में आता है बिजनेस। कौन आता है सपनों में? बिजनेस। समझ में आया? तरक्की पे जाने वाले इंसानों के सपने में भी हमेशा बिजनेस आता है, पैसा कमाने का तरीका आता है। समझ में आया? तो अपना फोकस बनाए रखो तरक्की पे, समझ रहे हो? ठीक है, और कुछ भी नहीं। शुरू करते हैं। तो अगर आप सो रहे थे, बिजनेसमैन थे, और आपके दिमाग में क्या आता है? बिजनेस। तो बिजनेस कहता है बिजनेसमैन से कि सर मेरे पास ना एक आइडिया है, कमाल का आइडिया है। समझ में? हाँ जी, हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं दोनों मिलके, क्योंकि मैं तो कोई इंसान हूं नहीं जो मैं ट्रांजेक्शन कर पाऊंगा, जो डीलिंग्स कर पाऊंगा, वो आप हो। तो एक काम करते हैं, मेरे पास पैसा भी नहीं है, बिजनेस करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो अगर आप मेरे को पैसा दे दो तो मजा आ जाएगा, हम दोनों मिलकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी कि बिजनेसमैन से क्या मांग रहा है? पैसे। बोलता है 50 करोड़ रुपए दे दो मेरे को। तो जो पैसे ये मांग रहा है इससे, उसको बोला जाता है कैपिटल। बिजनेसमैन कहता है मैं तो को इतना पैसा दे दूं, मतलब इतनी सारी कैपिटल दे दूं, यानी कि स्टार्टिंग में बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। इतना सिंपल। चलो, तो बिजनेसमैन कहता है मैं तो इतनी सारी कैपिटल दे दूं, बदले में मेरे को क्या मिलेगा? अगर यही पैसा मैं बैंक में रखता तो बैंक वाले कम से कम इंटरेस्ट तो देते, तो तू क्या देगा बदले में? तो ये कहता है सर मैं भी आपको इंटरेस्ट दे दूंगा, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेसमैन ने बिजनेस में क्या लगाया? कैपिटल। मान लेते हैं 10 लाख रुपए लगाई कैपिटल, बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, बदले में उसे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो 10% मिलता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक। लेकिन बिजनेसमैन कहता है अगर मैं पैसा बैंक वालों को दूंगा तो वो इंटरेस्ट तो देंगे। वो कह रहा है मैं भी तो दे रहा हूं फिर इंटरेस्ट। वो कह रहा है बैंक में पैसा रखूंगा तो कम होने की चांस तो नहीं है ना, तू क्या पता लॉस करवा दे। तो कह रहा है बैंक में अगर पैसा रखोगे भैया तो बढ़ने के भी चांस नहीं है, क्या पता मैं बढ़वा भी दूं बिजनेस। समझ में? हाँ। और तीसरी चीज, खास बात, बैंक में जो पैसा रखा है क्या हम संभाल सकते हैं उसे? नहीं। उस पे अधिकार किसका होता है? बैंक वालों का। वो कर सकते हैं उसका यूज, किसी को लोन देना है तो वो दे सकते हैं। लेकिन बिजनेस में जो पैसा रखा हुआ है वो अधिकार किसका रहेगा उस पे? फिर भी बिजनेसमैन का। अगर बिजनेसमैन चाहेगा तभी पैसा किसी को लोन पे दिया जाएगा, अगर बिजनेसमैन नहीं चाहता कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना तो इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। मतलब प्रॉफिट और लॉस कमाना किसके हक में होगा? बिजनेसमैन के हक में होगा। तो इसको 3 चीजें मिली। पहली चीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरी चीज प्रॉफिट, और तीसरी चीज गुडविल, नाम या फिर ऑनरशिप बोल सकते हो आप। यानी अगर ये खुद संभाल रहा है ना तो ऑनरशिप मिल चुकी है और इसी से वो अपना नाम बना सकता है। क्या बिजनेस बैंक में जो पैसा रखा है क्या उसको यूज करके आप अपना नाम बना सकते हो? नहीं, वो बना ही सकते। तो ये सब चीजें मिल रही है, लेकिन इनकी तो एंट्री हम अभी करेंगे नहीं, हम केवल इनकी एंट्री सीखेंगे। जब ये इसको कैपिटल देता है तब क्या एंट्री करते हैं, और जब ये इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है तब क्या एंट्री करते हैं। सुनिए, तो क्या हुआ था? पहली एंट्री, बिजनेसमैन ने इसको क्या दी? कैपिटल। तो उसका नाम नहीं लिखता कभी भी, बिजनेसमैन का नाम बिजनेस के अंदर नहीं लिखा जाता। समझ में आया? कैपिटल वर्ड यूज किया जाएगा। तो बिजनेस हम किसके लिए एंट्री करते हैं? बिजनेसमैन के लिए या फिर बिजनेस के लिए? आप किसके लिए काम कर रहे होते हो? बिजनेसमैन के लिए या फिर बिजनेस के लिए? वो कह रहा है बिजनेसमैन के लिए। नहीं सर,
आप हमेशा बिजनेस के लिए काम कर रहे होते हो, समझ में? बिजनेस की लीगल सेपरेट एंटिटी होती है, पहले समझाया था। तो आप बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन करो, बिजनेसमैन के लिए ट्रांजेक्शन आप नहीं कर रहे। बिजनेसमैन बोलेगा मैं कच्चे लाने जा रहा हूं, उसकी एंट्री भी लिखोगे उसके अंदर? नहीं, बिजनेस के ट्रांजेक्शन की एंट्री लिखते हैं, बिजनेसमैन की पर्सनल ट्रांजेक्शन की एंट्री अकाउंट्स में नहीं लिखी जाती, समझ में? बिजनेसमैन अपने पत्नी के लिए साड़ी खरीद रहा है, उसकी भी एंट्री लिखोगे? नहीं, आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन की एंट्री लिखोगे। बिजनेसमैन के अकाउंटेंट नहीं, आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो, बिजनेस के बारे में सोचो खाली। तो बिजनेस के पास क्या हो रहा है? कैपिटल आ रही है, कैपिटल मतलब पैसा आ रहा है, तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, तो क्या एंट्री करेंगे हम? कैश या फिर बैंक, जो भी पैसा आ रहा है इसी तरीके से। तो कैश या बैंक जो भी होगा, अकाउंट डेबिट और 2 में कैपिटल। कितने रुपए आ रहे हैं? 10 लाख रुपए, तो लिख देंगे हम 10 लाख, तो 10 लाख रुपए आ रहे हैं। डेबिट वाली एंट्री डेबिट साइड, क्रेडिट वाली क्रेडिट साइड, ठीक है? हाँ जी, क्योंकि ये वाली साइड डेबिट साइड होती है और ये वाली साइड क्रेडिट साइड होती है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब सुनिए क्या हुआ, ये थोड़ा सा अच्छा है। अब ये इसको क्या दे रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस, जब बिजनेसमैन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा तो ये इसके लिए क्या बन गई? हम इसी के लिए एंट्री कर रहे हैं भाई, हमारे लिए मेन मोटिव यही है। तो जब ये इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चुका रहा है तो फिर इसके लिए क्या है? वो खर्चा, और खर्चा जब दे रहा है तो पैसा जाएगा, तो एंट्री क्या करेंगे? खर्चों को डेबिट करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 में बैंक से पैसा दे रहा है मान लो, तो 2 में क्या हो जाएगा? बैंक, क्योंकि बैंक बैलेंस गया। लेकिन बिजनेसमैन इससे भी ज्यादा शाना, इसको मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेसमैन क्या करता है? उस पैसे को क्या घर लेके जाता है? नहीं, ये पैसा जो इसको मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में, ये वापस जमा कर देता है। कहां पे? बिजनेसमैन। किसकी तरह? कैपिटल की तरह, ताकि इसकी कैपिटल बढ़ जाए, ताकि और ज्यादा कमा पाए। जैसे मान लो 10%, 1 लाख रुपए मिला इसे ब्याज, यहाँ पे 1 लाख रुपए आ गया कि बिजनेस ने एक्सपेंस के तौर पे 1 लाख रुपए बिजनेसमैन को दे दिए बैंक से। अब बिजनेसमैन ने वही 1 लाख रुपए कहां पे जमा कर दिए? दोबारा कैपिटल में, ताकि कैपिटल और बढ़ जाए 1 लाख से 11 लाख हो जाए, तब 11 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा फिर, है ना? तो बिजनेसमैन ने क्या किया? ये जो बैंक से पैसा मिला था फिर दोबारा बैंक में जमा कर दिया, मतलब उसको दे दिया। तो क्या एंट्री हो जाएगी? दोबारा से वही कैपिटल वाली एंट्री जो वहां पे कर दी। क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट और 2 में कैपिटल। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। इसने कैपिटल बढ़ा दी, कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से। जो इंटरेस्ट इसको मिला था इसने वापस बैंक में जमा कर दिया, जो इंटरेस्ट बिजनेस ने दिया था वो बिजनेस में दोबारा से जमा हो गया। तो ये 2 एंट्री करने की जगह जब हमें पता ही है कि ये घर पे लेके नहीं जाएगा, तो बिजनेसमैन मतलब जो बिजनेस है वो सीधा इंटरेस्ट देता ही नहीं इसको, वो ऑटोमेटिकली जो भी इंटरेस्ट होता है उससे उसकी कैपिटल बढ़ा देता है, कि वो झंझट करता नहीं पहले इसको दूं फिर ये वापस आके जमा करे, वो सीधा कैपिटल में डाल देता है इसका पैसा। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्रेडिट का बैंक जो है 1 लाख रुपए से, और यहाँ का डेबिट का बैंक जो है 1 लाख रुपए से, वो कट गया, जो बच गया वो ये बच गया। तो सीधा बिजनेस ये वाली एंट्री कर देता है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है। ये कौन सी एंट्री थी? ये वाली एंट्री थी कैपिटल की। किसकी? कैपिटल की। और ये वाली जो मैं एंट्री कर रहा हूं ये क्या है? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है। तो क्या एंट्री हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहाँ पे भी अकाउंट आएगा, यहाँ पे भी अकाउंट आएगा, हर वर्ड के पीछे अकाउंट। 2 में कैपिटल अकाउंट। सिंपल भाई, इतना कितने रुपए डाले? 1 लाख रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस था, इसलिए डेबिट कर दिया, और उससे कैपिटल बढ़ गई बिजनेस की, मतलब बिजनेस के मालिक की, तो इसलिए हमने कैपिटल में डाल दिया वो पैसा। सिंपल है। और कैपिटल को क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि कैपिटल होती है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, कभी ना कभी बिजनेस को चुकाना पड़ेगा वो पैसा बिजनेस को, इसलिए हम उसे क्रेडिट करते हैं। इतना समझ में आ गया भाई? कोई डाउट्स हो भाई? अगर कुछ डाउट्स आ रहा है ना तो नीचे कमेंट्स में पूछ लेना। मेरे हिसाब से मैं पूरा समझा रहा हूँ, अच्छे तरीके से खोल के समझा रहा हूँ, एक चीज डीपली समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट में पक्का कर देना कि भैया एक बार और समझा दो, तो मैं एक कोशिश करूंगा कि अलग से वीडियो बना दूं, या फिर आपको नीचे कमेंट में समझा पाऊंगा तो वैसे समझा दूंगा। ठीक है? अच्छा भाई, इतना क्वेश्चन हो गया ना, तो एक काम करते हैं, मैं ना आपकी हेल्प के लिए 1 या 2 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, जिसमें सेल्स वाली एंट्री, सेल्स रिटर्न वाली एंट्री, जो बिल्डिंग वेल्डिंग परचेज करने वाली एंट्री हो गई, ठीक है, ये वाली एंट्री हो जाएंगी, परचेज रिटर्न वाली एंट्री और कैपिटल वाली एंट्री हो जाएंगी। मतलब ये सारी कंबाइंड करके एक क्वेश्चन बना दूंगा मैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। टेंशन मत लो, मैं क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों की फोटो खींच के एक बार में बढ़िया सा बना के PDF आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से, या फिर मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, पहला जो ये दूसरा लिंक होगा आपको मिल जाएगा, ढूंढ लोगे आप आराम से, ठीक है, स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको, ठीक है। बस एक छोटा सा क्वेश्चन है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जो भी आपने क्वेश्चन कर रखे हैं एक बार तो क्वेश्चन देखना, फटाफट से उसकी प्रैक्टिस, मतलब खुद ही करना, बनाना क्वेश्चन। जब आपने कर लिया, आंसर देख लिया, तो उसका आंसर जो है फिर वो चेक कर लेना कि आपका आंसर कितना मैच हो रहा है आपके, मतलब जो मैंने आंसर दे रखा है उस आंसर से, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी, तो पेपर में आप कर पाओगे कुछ। चलो भाई, बस इतना सा टॉपिक आया, इसके ऊपर नहीं दूंगा भाई उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आगे चालू करते हैं, आगे क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन में डाल दूंगा अगले आंसर, ठीक है। शुरू करते हैं, समझो भाई, मतलब इसके जो क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे इसके,
इस मतलब यहां तक के टॉपिक के बस 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर आपका एक मन है तो आप एक कर लेना प्रैक्टिस, अगर आपका 2 का मन है प्रैक्टिस करने का तो आप दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। मैं 2 क्वेश्चन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से होगा, तो आप पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो वहां पे दोनों लिंक मतलब दोनों वो मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। चालू करते हैं। जर्नल एंट्री आता है दूसरा टॉपिक। अब समझिए, अब जो टॉपिक आता है वो आता है क्या बोलते हैं ड्राइंग का। ड्राइंग का कांसेप्ट क्या कहता है सुनिए। ये बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है, एक बिजनेस एक बिजनेसमैन। शुरू करते हैं। जैसे बिजनेस को जरूरत पड़ी थी पैसों की तो उसने पैसा मांगा था किससे, बिजनेसमैन से। इस बार बिजनेसमैन को जरूरत पड़ गई कि घर पे पैसे की जरूरत है, तो फिर अब बिजनेसमैन मांग रहा है किससे, बिजनेस से। तो अब बिजनेसमैन को क्या दे रहा है, पैसे। जब भी बिजनेसमैन पैसे निकालता है बिजनेस में से तो उसको बोलता है ड्राइंग। क्या बोलते हैं, ड्राइंग। मान लेते हैं इसने 1 लाख रुपए निकाले बिजनेस से, तो 1 लाख की क्या होगी, ड्राइंग। बिजनेसमैन ने बिजनेस से 1 लाख रुपए निकाले, बिजनेसमैन ने एक्चुअल में बिजनेस से 1 लाख रुपए निकाले, कैश में या बैंक से कैसे निकाल लिए, समझ में, ठीक। तो इसकी एंट्री क्या होगी। अब एंट्री इसके हिसाब से मत करना, इसके हिसाब से करना है। तो इसके हिसाब से सोचो, इसका पैसा आ रहा है जा रहा है, इसके पास से तो पैसा जा रहा है, तो इसके लिए पैसा जा रहा है तो वो क्या आ जाएगा, 2 में आ जाएगा, कैश या बैंक जो भी होगा, क्योंकि पैसा जाता है तो क्रेडिट कर देते हैं ना, तो 2 में कैश या बैंक अकाउंट। और क्यों गया, ड्राइंग के नाम से। तो ड्राइंग इसके लिए क्या बन गया, लॉस या फिर एक्सपेंस बोल सकते हैं आप। तो इसके लिए लॉस या एक्सपेंस बन गया, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, दोनों को डेबिट करते हैं, लॉस या एक्सपेंस को। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट और 2 में कैश या बैंक। कितने रुपए गए, मान लेते हैं 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए से एंट्री कर दी हमने, ये हो गई ड्राइंग की एंट्री। सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली एंट्री किसकी है, ये एंट्री है ड्राइंग की। इतना सिंपल ना, ठीक। अब समझिए, अब जब इसने इसको पैसा दिया था तो इसने इंटरेस्ट भी लिया था उससे वापस। अब जब ये इसको पैसे दे रहा है तो ये इंटरेस्ट नहीं मांगेगा क्या, बिल्कुल मांगेगा। तो इसने इंटरेस्ट मांगा, कहने लगा मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए, कितना परसेंट, 10%। बिजनेस क्या कह रहा है, मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए, वो भी कितना परसेंट, 10%। अब सोचो, बिजनेसमैन अगर इसको इंटरेस्ट देगा तो इसके पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो क्या एंट्री होनी चाहिए, तो एंट्री होगी कैश या बैंक। बैंक से कर लेते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यही एंट्री होगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके लिए क्या बन गया, इनकम। ड्राइंग खर्चा था क्योंकि पैसा जा रहा था, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, यानी कि इंटरेस्ट मिल रहा है इसको बिजनेसमैन से, तो ये इसके लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट कर दिया। और पैसा आ रहा है तो डेबिट कर दिया। कितने रुपए आ रहे हैं, 10%। 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये एंट्री कर दी। लेकिन एक्चुअल में खुद सोचो, क्या कभी कोई बिजनेसमैन जो बिजनेस से पैसा निकालता है क्या वो वापस जमा करता है, नहीं करता। तो बिजनेसमैन कभी वापस जमा ही नहीं करता। अगर ये जमा करता तो ये एंट्री हो जाती, समझ में, लेकिन ये जमा ही नहीं करता। तो बिजनेस को मतलब बिजनेस को ये एज्यूम करना पड़ता है कि उसने स्टार्टिंग में पैसा दिया, लेकिन जितना उसने पैसा दिया 10,000 रुपए जो इंटरेस्ट का पैसा दिया, लेकिन एक्चुअल में तो उसने दिया नहीं। तो बिजनेस ये मान लेता है कि जो उसने पैसा देना चाहिए था वो उसने दिया नहीं, और ये भी ड्राइंग में ही ले गया वो पैसा। यानी जो 10,000 रुपए, जैसे 1 लाख रुपए इसने स्टार्टिंग में नहीं दिए थे, मतलब 1 लाख रुपए बिजनेसमैन निकाल के लेके गया था, तो 1 लाख रुपए जो ये निकाल के ले गया उस पर लग गया 10% का इंटरेस्ट। तो जो पैसा इसको देना चाहिए था वो उसने दिया नहीं, तो ये मान लेता है कि ये 10,000 रुपए और निकाल के ले गया इंटरेस्ट के वाले। सुना कि इंटरेस्ट वाले दिए ही नहीं इसने पैसे, मतलब वो निकाल के ले गया। तो क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर ले जा रहा है वो, तो क्या एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पैसे ले जा रहा है इस बार, है ना, और 2 में बैंक, सॉरी फिर दोबारा से पैसे लेके जा रहा है, तो फिर दोबारा से वही एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और 2 में बैंक। ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पैसे जो थे वो निकाल के ले जा रहा है। कितने रुपए ले जा रहा है, 10,000 रुपए। समझ, तो एक बार पैसा आया और पैसा चला गया, क्योंकि हमें पता है बिजनेसमैन पैसा देगा ही नहीं, तो बस हमें फॉर्मेलिटी के लिए एंट्री करनी पड़ती है। तो इन दोनों एंट्रियों से बचने के लिए, क्योंकि पैसा ना आ रहा है ना पैसा जा रहा है, तो इन दोनों एंट्रियों से बचने के लिए बिजनेसमैन क्या करता है, मतलब बिजनेस क्या करता है, ये बैंक वाली एंट्री जो 10,000 से डेबिट है और ये बैंक वाली एंट्री जो 10,000 से क्रेडिट है, दोनों बैंक ही है ना, डेबिट वाला और क्रेडिट वाले एक दूसरे को काट देते हैं। सेम एंट्री है ना भाई, एक बार बैंक को बढ़ाऊंगा 10,000 से, एक बार बैंक को घटाऊंगा 10,000 से, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए सेम एंट्री कट जाती है आपस में। समझ में, तो एंट्री बच क्या गई, ड्राइंग बच गया डेबिट में और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच गया क्रेडिट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होती क्या है, वो एंट्री होती है ऐसे, क्या, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, कितने रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए की ड्राइंग उसने फिर कर ली, दोबारा पैसा निकाल लिया, वो भी कौन सा पैसा, वो पैसा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हिसाब से हमारी इनकम बनने वाला था, वो वाला पैसा। सुना है, तो ये बन गई किसकी एंट्री, ये बन गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। इतना समझ आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। जो दूसरा क्वेश्चन होगा मैं उसमें ये ड्राइंग वाली एंट्री डाल दूंगा, तो आप आराम से कर पाओगे। अभी तो कोई डाउट हो तो पूछिए फटाफट से।
नहीं ना, तो मेरे हिसाब से जितनी भी बेसिक एंट्री थी वो सारी एंट्री मैंने कर दी। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी ये कंपाउंड एंट्री है, अब वो चालू करने वाले हैं। ठीक है भाई, बेसिकली ये भी कंपाउंड ही एंट्री थी, तो हमने कंबाइन करके कर दी कंपाउंड एंट्री। ठीक है, आप आराम से कर लोगे। जिसका हो गया वो भाई फटाफट से नोट कर लेना, जिसको समझ में आ रहा हो बहुत अच्छी बात है, देख लेते हैं एक बार फटाफट से। चलो, सब सही चल रहा है, सब दिख रहा है, वीडियो बनती आ रही है। हाँ भाई, शुक्र है। चलो भाई, तो मेरे हिसाब से आपको कंसेप्ट अभी तक समझ में आ रहे होंगे। ठीक है भाई, और डिस्क्रिप्शन में जाके तुमने क्वेश्चन जो होंगे वो भी तुमने प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, वो आप आराम से कर लोगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई खर्चा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है उसके लिए। आप जाओ, लिंक पे टच करो, आराम से देखो, क्वेश्चन करो। ठीक है, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो वो उसके लिए चार्ज है भाई, जो आपको क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे जाना पड़ेगा इस नंबर पे कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे वहां से, नोट्स की बुक ही मिल जाएगी एक तरीके से, तो जिसमें आप मतलब सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, उसमें थ्योरी भी है, थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसमें पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये सब चीजें हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो करते हैं भाई फिलहाल। हाँ जी, टॉपिक आता है कंपाउंड एंट्री, मतलब कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री बोल दो, कंबाइंड एंट्री बोल दो, एक ही बात होती है, लेकिन ये होती क्या है वो समझते हैं। जैसे कि एक ट्रांजेक्शन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वो सबकी एक साथ करनी है। जैसे कि हमने पहले एंट्री करा है पेड सैलरी 4000 रुपए एंड वेजेस 3000 रुपए एंड रेंट 10,000 रुपए बाय कैश या फिर बाय बैंक या फिर टू में कुछ भी बोल सकते हैं, राम कुछ भी बोल सकते हैं। शुरू सुनिए, तो बस बेसिकली ये एंट्री है। तो पेड आपने सैलरी पे करी है, वेजेस पे करी है, रेंट भी पे करी है 10,000 रुपए, वो भी कैश से, बैंक से, किसी भी तरीके से। तो सीधी बात, ये सब जो चीजें आपने पे करी है वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। ये सारी चीजें क्या है, सैलरी, वेजेस और रेंट, ये सब चीजें क्या है आपके लिए एक्सपेंस। और जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, तीसरा रूल नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितना भी एक्सपेंस होता है, जितना भी खर्चा होता है, उसको आपको डेबिट करना है। ठीक है, तो जितने भी खर्चे हैं उसको डेबिट करेंगे, मतलब क्या, वही सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। टू में आपने पैसे पेमेंट कैसे करी है, कैश में या फिर बैंक में, उधार तो पेमेंट करता नहीं कोई, है ना भाई। चलो, तो नाम ही होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे राम भी लिखा होता तो मैंने सामान उधार खरीदा नहीं है, ये सब चीजें उधार नहीं होती, कोई सीधा कैश में जाती हैं। तो मैं तो कैश ही लिखना पड़ता, कैश या बैंक जो भी दे रखा हो। तो यहाँ पे 4,000 रुपए की सैलरी दी है, 3,000 रुपए वेजेस में दिए, 10,000 रुपए हमने रेंट के लिए दिए, यानी टोटल हमने कितने रुपए दे दिए, 17,000 रुपए। तो यहाँ पे बैंक में कितना आ जाएगा, 17,000 रुपए की हमने पेमेंट कर दी। इस तरह की एंट्री को बोलते हैं कंबाइन एंट्री, कंपाउंड एंट्री। समझ में आ गया। चलिए दूसरी एंट्री एक बार करके देखते हैं आपके लिए, समझ में आया, ताकि आपको कर पाए ठीक से। सुनिए, दूसरे तरह की एंट्री करेंगे। अच्छा, एक एंट्री आपको दे दूं भाई, चलो ठीक है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसी कंबाइन एंट्री के, कंपाउंड एंट्री के, कंपाउंड एंट्री के। ठीक है, जो पहले हमने टॉपिक किया था वो अदर एंट्री में था। ठीक है, वो अब हम करते हैं कंपाउंड एंट्री। जो पहले वाला क्वेश्चन था वो अदर एंट्री के नाम से, क्वेश्चन 1 के नाम से आपको लिखा होगा, और अभी जो मिलेगा वो कंपाउंड एंट्री के नाम से मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा टॉपिक तो क्या है ये, हाँ, आपने परचेज किया गुड्स फ्रॉम राम 10,000 रुपए का एंड रिसीव ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, एंड कैश डिस्काउंट 10% बाय पेइंग बैंक, मतलब बाय पेइंग थ्रू बैंक, बैंक से पेमेंट करने के। समझो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने सामान खरीदा, किससे खरीदा, राम से खरीदा। सुन रहे हैं, राम से हमने सामान खरीदा, कितने का सामान खरीदा, 10,000 रुपए का। 10,000 कोई नहीं है, ये इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस का कुछ लेना देना नहीं होता, इसका कुछ मतलब ही नहीं है, ये धोखे वाला प्राइस दे रखा आपको। इसमें से सबसे पहले घटाते हैं ट्रेड डिस्काउंट, तो इसमें से हम लेस कर देंगे क्या, ट्रेड डिस्काउंट। जैसे हमको होता नहीं है, बाजार में गए, मैंने बोला भैया ये सामान कितने का दिया, वो कह रहा है 10,000 रुपए का। मैं बोला हट, 10,000 रुपए का सामान आता है नहीं, मैं बोला थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, थोड़ा सा प्लीज भैया प्लीज। वो लड़कियां कहती नहीं प्लीज भैया थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। ठीक है, तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं 10% डिस्काउंट ले लो। तो 10% का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो इसका 10% कितना हो गया भाई, इसका 10% हो गया 1,000 रुपए।
तो हमने डिस्काउंट ले लिया, तो अब कितने रुपए की पेमेंट करनी है मेरे को? 9,000 रुपए की। तो ये हो गया एक्चुअल में जो परचेज किया मैंने उसका प्राइस, ये परचेज वाला अमाउंट का प्राइस है। एक्चुअल में वो प्राइस नहीं लिखना, कहीं पे भी नहीं दिखाना, अकाउंटिंग एंट्री पे कहीं पे दिखाना ही नहीं है उस प्राइस को। हमेशा कौन सा प्राइस दिखाना है? ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो प्राइस बचता है उस प्राइस को दिखाना है। चलो अब मैं 9 रुपए ही पे कर देता, लेकिन मैंने दुकानदार से बोला ये जो 9,000 रुपए हैं मैं 1 महीने बाद दूंगा पेमेंट करके। वो कह रहा है 1 महीने बाद देगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो कह रहा है थोड़ा जल्दी दे देते, कैश वैश दे देते तो मजा सा आता। मैंने बोला नहीं मैं 1 महीने बाद दूंगा। वो कह रहा है ठीक है कोई बात नहीं, 9,000 रुपए दे देना। लेकिन फिर मेरे को याद आया थोड़ा सा डिस्काउंट मांग लेता हूँ, अगर वो कैश में लेने के तैयार होता है तो मैंने बोला सर मैं आपको अभी कैश में दे दूंगा, मैं आपको सारा पैसा अभी कैश में या फिर बैंक से ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा तुरंत, लेकिन मेरे को थोड़ा सा डिस्काउंट और चाहिए। क्या बोला मैंने? थोड़ा सा डिस्काउंट मेरे को और चाहिए, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? कैश में पेमेंट कर रहा हूँ या फिर बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ तुरंत, इतनी। ठीक है, तो कहेंगे कोई बात नहीं, अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, तुरंत पेमेंट कर रहे हो, तो आप कैश डिस्काउंट और ले लो 10%। ये वाला जो डिस्काउंट है वो दिखाना पड़ता है, ट्रेड डिस्काउंट दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे मिल जाता है, सबको मिल जाता है। हमने कैश डिस्काउंट क्यों लिया है? क्योंकि हमने कैश में पेमेंट करी थी इसलिए मिला कैश डिस्काउंट। तो इसमें से हम घटाएंगे। अच्छा, कैश डिस्काउंट का पूरा अमाउंट पे मिलेगा? नहीं, केवल उस अमाउंट पे मिलेगा जितना हमने उसको कैश में पेमेंट करी है। जैसे मान लो इसका हो जाता कि 50% ही हमने पेमेंट करी है कैश में, तो 9,000 रुपए क्या डिस्काउंट, 9,000 रुपए डिस्काउंट देते क्या वो? नहीं, पहले अलग करो। 4,500 का भी हमने पेमेंट नहीं करी है, तो ये है उधार, जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट। समझ में? तो उधार जब सामान खरीदते हैं तो उसकी जगह उसका नाम ही लिखना पड़ेगा, हमें राम ही लिखना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी की पेमेंट है 4,500 वो तो हम पेमेंट कर रहे हैं अभी, तो उस पे हमें वो दे रहा है 10% का डिस्काउंट। समझ में? तो हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 4,500 करनी पड़ेगी? नहीं, यहां से हम घटा देंगे कैश डिस्काउंट 10%, यानी कितना? 450 रुपए डिस्काउंट घटाया, तो अब हमें पेमेंट करनी है 4,050 की। समझ में? तो ये वाला क्वेश्चन है, इसकी एंट्री क्या करेंगे वो समझिए। आपने सामान खरीदा, नॉर्मल एंट्री क्या होती है सामान खरीदने की? भैया परचेज, आपने आप ये सिखाई थी, परचेज अकाउंट डेबिट, और 2 में परचेज अकाउंट डेबिट, और 2 में कैश। नॉर्मली ये एंट्री होती है, लेकिन हमने सारा पैसा क्या कैश में दिया? देखो हमने परचेज कितने का सामान किया आपको पता है, हमने 9,000 का सामान खरीदा, तो परचेज में आ गया 9,000 रुपए। 10,000 मत लिख देना, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आता है वो लिखते हैं हम। ठीक है, हाँ जी। तो 9,000 का सामान खरीदा, कैश में कितनी पेमेंट करी मैंने? 4,050 रुपए। 2 में डिस्काउंट भी मिला है, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डिस्काउंट मिला है कितने का? 450 रुपए का डिस्काउंट मिला है। ओह सॉरी, उल्टा लिख दिया, क्रेडिट में लिखा था इसको। तो 4,050 का कैश में पेमेंट करी है, 450 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला है। क्या एंट्री बराबर हुई? नहीं, क्योंकि उधार वाला ट्रांजेक्शन तो हमने लिखा ही नहीं, तो 2 में लिखना पड़ेगा आपको राम। कितने रुपए उधार पे रह गए अभी? 4,500 रुपए। तो इस तरह की एंट्री को, जहां पे 2-3 एंट्री आप कंबाइन करके करते हो, तो उस तरह की एंट्री को क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड एंट्री या फिर कंबाइन एंट्री, कुछ भी आप बोल दो, मर्जी आपकी है, आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं। करिए भैया ये वाला एंट्री ना थोड़ी सी मुश्किल थी, मेरे को पता थोड़ी सी मुश्किल है ये वाली एंट्री, तो ये वाली एंट्री मुश्किल थी, एक बार कर देते तो मजा आता ना। चलो इसी एंट्री को दोबारा कर लेते हैं। ऊपर वाली तो आसान थी ना भाई, ये वाली मुश्किल थी थोड़ी सी, ये वाली एंट्री को दोबारा कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, मैं डाल दूंगा ऐसे क्वेश्चन, जो भी आपका टेस्ट होगा, मतलब जो नीचे आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। ये जो पिछले वाला क्वेश्चन होगा वो अदर एंट्रीज के नाम से होगा, ये वाला क्वेश्चन कंपाउंड एंट्रीज के नाम से होगा। शुरू करते हैं। तो क्या एंट्री थी मैं भूल गया, हाँ ठीक है, इस बार सेल वाली करते हैं। सोल्ड गुड्स टू राजेश को सामान बेचा है कितने का? 50,000 का, एंड रिसीव 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, एंड पेड, कितना लिखूं? पेड 25% अमाउंट इन कैश इमीडिएटली। सिंपल इतना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स टू राजेश को हमने माल बेचा कितने का? 50,000 का। मैंने बताया 50,000 रुपए जो है कहीं पे दिखाना नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये इनवॉइस प्राइस है। सिंपल है, ठीक। 50,000 रुपए सामान बेचा, इसमें से कब दिखाते हैं प्राइस? ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद। तो ट्रेड डिस्काउंट इस बार 20% है, तो 20% कितना हो गया? 50,000 का, ये हो गया 10,000 रुपए। निकाल के दिखाऊं भाई? देखो ऐसे निकालते हैं, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन में 100। अब इसको सॉल्व कर लोगे ना, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 और 5 से काट दिया तो 10,000 आ गया।
ठीक है, तो 10,000 का डिस्काउंट मिल गया, यानी हमें कितने रुपए चुकाने बस खाली 40,000। तो ये डिस्काउंट तो सबको मिलता है। तो एक्चुअल में जो सामान हमने बेचा वो कितने का बेचा, 40,000 रुपए में सामान बेचा हमने सामान कितने का बेचा, 40,000 रुपए का सामान बेचा। समझ में? तो हमें जो मेन एंट्री करनी है वो 40,000 के हिसाब से करनी है। अब सुनिए ध्यान से क्या हुआ, 40,000 का हमने सामान बेचा, इसमें से हाँ अब वो कह रहा है मैं कितनी पेमेंट कर रहा हूँ, वो कह रहा है 25, हमें कैश डिस्काउंट देना है ना, लेकिन कैश डिस्काउंट किस पे देंगे, जितना वो कैश में पेमेंट करेगा। वो कह रहा है मैं कैश में कितनी पेमेंट कर रहा हूँ, बस 25%। तो इसका अलग करो, 25% अलग करेंगे और 75% अलग करेंगे, तो 25% हो गया 10,000, यानी 40,000 का सामान जो हमने बेचा उसमें से 10,000 रुपए का तो पैसा कैश में आएगा और बाकी 30,000 रुपए जो पैसा है वो हमने उधार में बेचा है, उधार में। समझ में? तो इसकी जगह, उधार की जगह तो उसका नाम ही लिखना पड़ता है हमें, तो क्या लिखेंगे हम, राजेश। इसकी जगह तो राजेश लिखेंगे, लेकिन ये तो हम कैश में बेच रहे हैं तो इसका पैसा कैश में आने वाला है। चलो, तो कैश में हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का, तो कैश डिस्काउंट इसमें से घटाएंगे भाई। तो 1,000 रुपए का कैश डिस्काउंट घटाया तो अब कितना रुपए मिलने वाले हैं, 9,000 रुपए में मिलने वाले हैं कैश में, ये हमें मिलेगा कैश में। और ये रहा हमारा कैश डिस्काउंट। समझ में? बस एक ये उधार वाला और ये चार एंट्री करनी है आपको वहां पे। तो एंट्री करते हैं भाई। सेल करने की एंट्री क्या होती है, सेल करने की एंट्री भैया सिंपल सी है। क्या एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू में सेल। और अगर उधार माल बेचा हो तो उधार में उसका नाम भी आ जाता है, जैसे राजेश, तो राजेश अकाउंट भी डेबिट में आ जाएगा। तो हमने कितने का माल बेचा था उधार में, 50 का नहीं 40,000 का, बताया था ना, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद लिखना होता है अमाउंट। तो 40,000 हमने सामान बेच दिया उधार में, ठीक है। अब 40,000 में से 10,000 रुपए का कैश बेचा था और उधार कितना बेचा था, 30,000। तो उधार राजेश के नाम पे कितना डाल दूं कि राजेश हमें 30,000 रुपए चुकाएगा, उधार था ये 30,000, 10,000 रुपए कैश था, है ना। क्या उसने 10,000 रुपए दिए, कैश में 10,000 डालूं, नहीं, कैश डिस्काउंट भी दे रखा है उसने 1,000 रुपए और 9,000 रुपए कैश है। और बढ़िया, ऑल सिस्टम सेट, बढ़िया। तो 9,000 रुपए हमारे पास कैश में आ रहे हैं, तो 9,000 रुपए हमारे पास कैश में आ जाएंगे, ठीक है। और डिस्काउंट भी मिल रहा था, सॉरी देना पड़ रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। हमारे लिए एक्सपेंस है ना डिस्काउंट, तो इस वजह से हम दे रहे हैं डेबिट में कितने रुपए, 1,000 रुपए। तो आपकी एंट्री हो जाएगी मैच पूरी। समझ में आ गया भाई। तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री या फिर कंबाइंड एंट्री। जो भी इसके क्वेश्चन मिलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन मैं आपको चलते हैं कमेंट, मतलब जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर डाल दूंगा, बस आपको किस नाम से मिलेगा, वो कंपाउंड एंट्री के नाम से, ठीक है। बाकी अभी इतने सारे टॉपिक रह रहे हैं, तो भाई फटाफट से नोट कर लो जिसको नोट करना है, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई श्योर है फिर, चलो। तो भाई बात आती है इस बार, अब क्या करें, अब क्या सीखें। तो भाई मेरे हिसाब से जो मेरे को आसान लग रहा है हम वो करते जाते हैं, ठीक है। चलो करते हैं ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री के बारे में इस बार। तो ओपनिंग एंट्री क्या है और क्लोजिंग एंट्री क्या है। तो नीचे से 2 टॉपिक हो चुके हैं, 7वां 8वां, पहला और दूसरा टॉपिक अब कर रहा हूं मैं। अब तो छोटे छोटे टॉपिक रह गए, बस खाली वही समझ रहे हैं। ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री दोनों सेम ही बात है, एक ही एंट्री बोलते हैं, बस किस भी तरीके से दे रखा हो, सेम दे रखा हो आपको। जैसे वो बोलेगा क्वेश्चन में आपको एंट्री करनी है जिसमें एक बिजनेस जो है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन पड़े हुए हमारे पास, वो बोलेगा जैसे एसेट है हमारे पास 10,000 रुपए की, हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, एसेट में मान लेते हैं कैश पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, 10,000 रुपए का हमारे पास स्टॉक है, 10,000 रुपए का हमारे पास डेटर्स है 20,000 रुपए के, हमारे पास मशीनरी है 40,000 रुपए की, हमारे पास बिल्डिंग है 50,000 रुपए की। लायबिलिटी में हमारे पास क्रेडिटर हैं 30,000 रुपए के, हमारे पास बिल पेबल है 20,000 रुपए का, हमारा खत्म हो गया भाई, तीसरी बार इंक डालनी पड़ेगी इसमें। बिल पेबल है हमारे पास 20,000 रुपए का और ट्रेड पेबल है हमारे पास 10,000 रुपए का, ठीक है। तो हमारे पास ये सब ट्रांजैक्शंस हैं और हमको इन सब की पेमेंट करनी है, मतलब इसकी एंट्री करनी है। बहुत सिंपल एंट्री है, चाहे ओपनिंग एंट्री बोल लो चाहे क्लोजिंग एंट्री बोल लो, बस एक ही बार में समझ आ जाएगी। आपको पता है ना, जितनी भी एसेट होती है जब भी वो बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, तो ये सारी एसेट डेबिट में आ जाएंगी, ये सारी जो चीजें हैं वो लायबिलिटी हैं वो क्रेडिट में आ जाएंगी। तो बस आपको क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद स्टॉक अकाउंट फिर से डेबिट, उसके बाद डेटर्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इसके बाद भाई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कोई और एसेट रह गई नहीं, तो अमाउंट डाल देते हैं बार एसेट्स का, कितना है, इसका 10,000 है, इसका भी 10,000 है, इसका 20,000, इसका 40,000 और इसका 50,000। अब ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी आती है क्रेडिट साइड पे, तो 2 में आ जाएंगी लायबिलिटी सारी, तो 2 में आ जाएगा क्या, क्रेडिटर अकाउंट, 2 में क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट, 2 में क्या आएगा, ट्रेड पेबल अकाउंट,
चलिए तो 30,000 यहाँ पे, 20,000 यहाँ पे और 10,000 यहाँ पे। तो ये हो गई आपकी ओपनिंग एंट्री बोल दो, क्लोजिंग एंट्री बोल दो, बस यही एंट्री है। ठीक है, बस आपको मेक श्योर करना है कि दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या दोनों साइडें बराबर हैं। देखो 50 40 90, 90 और 1 लाख हो गया 1,30,000, यानी कि इसका टोटल आ रहा है 1,30,000। लेकिन आप देखोगे तो इसका टोटल क्या 1,30,000 है? नहीं, इसका टोटल केवल 60,000 रुपए। तो बराबर तो हुई नहीं, तो बराबर कैसे करी जाएगी? मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला छोटा सा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे टोटल एसेट आपकी 1,30,000 की है और आपकी टोटल लायबिलिटी जो है वो कितने की है? 60,000 रुपए की। तो 60,000 प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का, यानी 1,30 में से 60,000 का कितना बच गया? 70,000 रुपए। तो ये क्या बन गई आपकी? कैपिटल, यानी कैपिटल है जो कि इसके अंदर दे नहीं रखी, छुपा रखी है, और इसी के लिए ये बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। तो 2 में क्या आ जाएगा आपका? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल भी लायबिलिटी होती है ना एक तरीके से। तो ये 70,000 रुपए आपकी आ गई। ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी हर क्वेश्चन के अंदर। जब भी वो ओपनिंग एंट्री या फिर क्लोजिंग एंट्री के क्वेश्चन देगा तब सेम ऐसे ही देगा और आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, कैपिटल आपको निकालनी पड़ेगी। सिंपल है। तो यहाँ पे खत्म हो गया ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री। और अगर मेरे को क्वेश्चन मिल गया तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से डाल दूंगा ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री का क्वेश्चन। सिंपल इतना भाई। चलो तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई चलते हैं आगे टॉपिक पे। ठीक है, अब टॉपिक आता है भाई बैड डेट्स का। तो राइटिंग ऑफ बैड डेट्स वाला टॉपिक है, तो ध्यान से समझ लेना। बैड डेट्स क्या क्या हुआ? बैड डेट्स मतलब होता है कुछ ऐसे इंसान जिन्होंने पैसा नहीं दिया और वो पैसे लेके भग गए, या फिर पैसा डूब गया हमारा। सुन, अगर कोई सामान की वजह से कुछ लॉस होता है तब तो उसको लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट इसके नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान ने हमसे पैसा लिया, फिर कोई सामान उधार लिया और उसको पैसा चुकाना चाहिए था, लेकिन वो चुका नहीं रहा पैसा और वो लेके भग गया, मतलब डूब गया एक तरीके से पैसा। मतलब क्या है समझते हैं एक बार। देखिए बैड डेट्स की एंट्री नहीं कर रहा, पहले नॉर्मल एंट्री कर रहा हूं। सोल्ड गुड्स टू राम, राम को माल बेचा 10,000 रुपए का। जनरल एंट्री क्या होगी इसकी? तो एंट्री हो जाएगी राम, अब अकाउंट नहीं आता नाम के पीछे, डेबिट 2 में सेल्स अकाउंट, कितने का माल बेचा? 10,000 रुपए का। खत्म एंट्री। हमने राम को माल बेचा तो राम को पैसे चुकाने चाहिए थे, राम हमारा क्या बन गया? डेटर बन गया। तो राम क्या है यहाँ पे? डेटर। ठीक है, और जब डेटर पैसा नहीं चुका पाता तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। उस लॉस को क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। अब समझिए क्या हुआ। अब यहाँ पे केस के हिसाब से समझते लेते हैं, केस 1 और केस 2। ठीक है, अब हमने राम से मांगा 2 महीने बाद कि भाई राम तूने बोला था 2 महीने बाद तू पैसे चुका देगा, तो अब चुका दे 10,000 रुपए। राम कहता है मेरे पास पैसा है ही नहीं। हमने बोला कोर्ट में घसीट के ले जाएंगे, तो कोर्ट में गया, कोर्ट में कह रहा है कि ये हो गया इंसॉल्वेंट। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, यानी कि अब ये पैसा देने की हालत में नहीं है, तो आप जो पैसे दिए थे आपने वो भूल जाओ। तो हमारा यहाँ पे कितने का नुकसान हो गया? हमारा पूरे यहाँ पे 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। समझ में? लॉस कितने का हो गया? 10,000 रुपए का, जब ये पूरा डूब गया पैसा। समझ? तो इसकी एंट्री क्या करें? हमारा लॉस हो गया, तो सिंपल सा पहले केस 1 की एंट्री कर देता हूं। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी इसकी? 10,000 रुपए का लॉस हो गया। तो जब भी लॉस होता है उसको डेबिट करते हैं। किस नाम से लॉस हुआ? बैड डेट्स। तो आप लिखोगे बैड डेट्स, बी साइलेंट होता है इसलिए डेट्स बोलते हैं इसे, डेब्ट्स नहीं बोलते, डेट्स। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या हो जाएगा? 2 में हो जाएगा, क्या नाम था उसका? राम। तो राम ने पैसे डुबा दिए 10,000 रुपए। 10,000 रुपए तुम्हारे जो पैसे डूबे थे वो कितने थे? 10,000 रुपए, जो कि किसने डुबाए? राम ने। ये हो गया बैड डेट्स, जब हमारा पूरा पैसा डूब गया। अब चलते हैं थोड़ा सा केस 2 पे। केस 2 क्या कह रहा है? मान लो ये का केस भूल जाओ, हमने दोबारा से 2 महीने बाद गए, हमने बोला राम तूने 2,000 रुपए लिए थे और क्या बोलते 10,000 रुपए लिए थे वो बेच दे, मतलब चुका दे वापस। राम कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है। हमने फिर से कोर्ट पे लेके गए, भाई क्या बोलते हैं पैसा नहीं दे पा रहा। कोर्ट वाला कहता है इसके पास पैसा नहीं है तो हम इसकी संपत्ति बेच के पैसा देंगे, आपको चुकाएंगे। इंसॉल्वेंट हो गए, संपत्ति बेचे चुकाएंगे। तो अब कह रहे हैं कोर्ट वाले इसकी संपत्ति हमने बेची, तो हमें पता चला राम ने तो 2 लाख रुपए का कर्जा ले रखा है लोगों से। कितने कर्जा ले रखा है? 2 लाख। मैंने तो खाली 10,000 रुपए लिए थे उसने, लोगों से उन्होंने 2 लाख रुपए का कर्जा रखा है टोटल। और उसकी जो संपत्ति है वो टोटल 1 लाख रुपए की है, अगर बेचे भी तो क्या सबको कर्जा चुका पाएगा? वो नहीं चुका पाएगा। तो कोर्ट कहती है 1 लाख की संपत्ति हम बेचेंगे, 1 लाख रुपए रिकवर करेंगे और 1 लाख रुपए उन 2 लाख वालों को दे देंगे। यानी 2 लाख जिसके हैं उसको कितना मिलेगा? बस खाली 1 लाख। तो मेरे कितने थे? बस 10,000। तो मेरे को कितना मिलना चाहिए? 5,000।
लेकिन कोर्ट इस तरीके से नहीं बोलेगी, सिंपल तरीके से वो इस तरीके से बोलेगी, जिसको 2 लाख थे उसको 1 लाख मिल रहे थे, यानी कि आधा पैसा मिल रहा है। तो कोर्ट इस तरीके से बोलेगी आपको मिलेंगे, यानी कि आपको रिकवर होंगे कितने 50 पैसे इन ए रूपी। पेपर में ऐसे लिखा हुआ, आपको कितने रिकवर हो रहे हैं राम से मिल रहे हैं 50 पैसे इन ए रूपी, यानी 1 रुपए के बदले में आपको कितने रुपए मिलेंगे, खाली 50 पैसे, यानी 0.5 पैसे मतलब रुपए, समझा? यानी आपको पैसा आधा ही मिल रहा है। तो सोचो जिसने 1 रुपए ले रखे थे, राम ने जिससे 1 रुपए रखे थे उसको आधा ही पैसा मिल रहा है, 50 पैसे मिल रहे हैं। तो मैंने तो 10,000 रुपए दिए थे, मेरे को कितने पैसे मिलेंगे? तब करना क्या है, सिंपल सा भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 10,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 रुपए से, क्योंकि हमको इतने पैसे मिल रहे हैं, है ना भाई। चलो, यानी कितने रुपए मिलेंगे हमें मिलेंगे 5,000 रुपए, यानी वो 5,000 रुपए दे रहा है, आधा पैसा दे रहा है और आधा पैसा नहीं दे पा रहा, यानी हमारा कितने रुपए डूबे हो, हमें 5,000 रुपए तो मिल रहे हैं वापस, तो ये तो बैंक से पैसा आ जाएगा, लेकिन 5,000 रुपए नहीं मिल रहे और वो पैसे हमारे क्या हुए, डूब गए। तो एंट्री क्या करेंगे इस टाइम पे, आधा पैसा मिला आधा पैसा डूबा, तो पैसा आ रहा है ना हमारे पास थोड़ा बहुत, तो उसको लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, कितने रुपए आ रहे हैं 5,000 रुपए, कुछ पैसा डूब भी गया, तो क्या लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए डूबे 5,000 रुपए, वो भी किसकी वजह से, 2 में राम, तो राम से आधा रुपया आया, आधा रुपया डूब गया, यानी 10,000 रुपए का राम का हिसाब चुकता हो गया। अब राम पैसा नहीं देगा, 10,000 रुपए मिलने वाले थे, या तो हो सकता है राम का पूरा पैसा डूब जाए, तो पूरा डूब गया तो 10,000 को 10,000 में ट्रांसफर कर देना है, बैड डेट्स का क्वेश्चन हो गया खत्म। और आधा डूब रहा है आधा मिल रहा है, तो 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए बैंक में आ जाएंगे पैसे, और 5,000 रुपए हमारे डूब गए, बैड डेट्स में डाल देंगे उससे। सुन गया भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे चलते हैं। अब क्या हो गया सुनिए, राम दिवालिया हो चुका था, लेकिन राम दिवालिया हो चुका था, ये केस 2 हो गया, ठीक है भाई। चलिए अब ये अलग टॉपिक है, कोई केस वेस नहीं है, अब ये अलग है। दिवालिया हो चुका था, हमको 5,000 रुपए मिल चुके थे, लेकिन राम 2 महीने बाद अपने आप ही पता नहीं कहां से, पता नहीं उसके अंदर भगवान ने आत्मा जगा दी या फिर पता नहीं आशीर्वाद दे दिया उसे, राम अपने आप ही हमारे पास आ गया और राम कहता है सर मैं जानता हूं, क्योंकि आपके 5,000 रुपए डूब चुके हैं, 5,000 10,000 जो भी सोच लो, वो कह रहा है सर मैं जानता हूं कि आपके इतने पैसे डूब चुके हैं, लेकिन मैं सारा पैसा तो नहीं दे सकता, लेकिन अभी मैंने कमाना चालू कर दिया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा पैसा आपको चुका सकता हूं। मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी, क्योंकि कोर्ट वालों ने बोल दिया वो दिवालिया हो गया, तो हम मांगेंगे भी नहीं सकते उससे, क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया ना हम नहीं मांग सकते पैसा। अब वो सामने से आके कह रहा है सर मैं आपको ना सारा पैसा तो नहीं चुका पाऊंगा अभी भी, लेकिन मैं थोड़ा सा पैसा यानी 2,000 रुपए दे रहा हूं, यानी कि पेपर में लिखा होगा 2,000 रुपीज रिकवर फ्रॉम बैड डेट्स, यानी कि बैड डेट से या फिर जो राम था उससे 2,000 रुपए दोबारा रिकवर हो रहे हैं 2 महीने बाद। तब क्या एंट्री करें, तो पैसा आ रहा है सीधा पैसा ले लो, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 में राम लिखे, राम से पैसा आ रहा है, नहीं राम को तो पहले कोई हिसाब बचा ही नहीं था, राम का तो हम भूल चुके थे कि राम 10,000 रुपए थे और 10,000 रुपए भूल चुके थे, हमारा हिसाब था बैड डेट्स से, क्योंकि बैड डेट्स डूब चुका था हमारा पैसा, तो हम लिखेंगे अब यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर, कि वो पैसा दोबारा आ रहा है, कितने रुपए आ रहे हैं 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए आ गए, समझे? अब ये मत बोलना कि 3,000 रुपए डूबे पड़े अभी भी, वो तो उसकी एंट्री हमने पहले कर दी थी, हमें 3 की जगह 5 डुबा दिए थे, लेकिन 2,000 रुपए तो वापस आ गए ना, तो उसको रिकवर करने की एंट्री कर रहा हूं बस खाली मैं, वो वाली एंट्री नहीं हुई, समझ में आ गया ना? हाँ जी, तो ये पैसा कब है, जब 2-3 महीने बाद उसको दोबारा याद आया हाँ जी किसी का पैसा चुकाना था, तो वो चुका दे पैसा, तो ये तीसरी तरह की एंट्री है बैड डेट्स रिकवर की। लास्ट एंट्री, मान लो वो चुकाता ही नहीं, तो हमारा तो लॉस हो गया ना सीधा 5,000 का, अगर वो चुकाता ही नहीं तो हमारा लॉस हो गया, तो ये जो लॉस है ये कहां पे डाले, ये आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो बस इस लॉस को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। पहले जब लॉस होता तो उसको डेबिट करेगा, अब ये जो लॉस है वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो डेबिट किसको करेंगे, हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 में बैड डेट्स, कितने रुपए 5,000 रुपए डूबे थे, जिसमें से 2,000 रुपए तो उसने फिर भी दे दिए, अब कितने डूबे पड़े हैं 3,000 रुपए, तो 3,000 रुपए जो डूबे थे वो मैंने ट्रांसफर कर दिए कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर मान लो 2,000 रुपए नहीं देता तब यहाँ पे 5,000 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर मान लो ये पूरा डूबा हो तो 10,000 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब जितना भी बैड डेट्स हो गया, ये जो लॉस हो गया बैड डेट्स की वजह से, ये सारा लॉस कहां पे ट्रांसफर देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी को बोलते हैं राइट ऑफ करना, बैड डेट्स राइट ऑफ करना, मतलब बैड डेट्स का जितना भी नुकसान हुआ उसको ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हमने वही कर दिया। ये चौथी एंट्री जो आपको मेन सीखनी थी इस चैप्टर की, मतलब इस टॉपिक की, वो ये राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 में बैड डेट्स। समझ मैं एक क्वेश्चन ढूंढूंगा जिसमें आपको ये सारी एंट्री मिल जाए, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा वो वाला क्वेश्चन, आप चेक कर लेना। ये वाला जो क्वेश्चन होगा वो कौन से नंबर पे होगा, ये पहला क्वेश्चन था, ये इसकी एंट्री ये दूसरे नंबर पे होगी, इन दोनों की एंट्री ये तीसरे नंबर पे होगी, तो ये जो क्वेश्चन होगा वो चौथे नंबर पे होगा भाई,
ठीक है। चौथे नंबर पे आपको राइटिंग ऑफ बैड डेट्स की एंट्री मिल जाएगी चौथे क्वेश्चन के अंदर, मतलब एक ही पीडीएफ होगी, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन होंगे आपको, ठीक है भाई, एक ही पीडीएफ के अंदर आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये वाली एंट्री होगी। अब समझ लेते हैं इसी के साथ साथ राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री, ठीक है, समझो। पहले डेप्रिसिएशन समझ लेते हैं क्या होता है, किस तरीके से लगता है, फिर हम राइट ऑफ डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लेते हैं। आपको पता है ना डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। फर्नीचर हमने खरीदा था 2 लाख रुपए का और उस पर लगता है 10% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में लगता है जब भी लगातार किसी भी एसेट की यूज करते हैं हम लगातार, तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ गिरती होगी, कुछ ना कुछ नुकसान होता होगा। जैसे आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, जिस फोन को मैं यूज कर रहा हूँ, धीरे धीरे क्या होता है, इसकी वैल्यू गिरती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, फोन खराब हो जाता है। तो हर साल कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी गिरती है, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जो लॉस होता है हमारा। तो डेप्रिसिएशन लग रहा है फर्नीचर पे 10% का, तो डेप्रिसिएशन लॉस होता है। तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होती है, तो सुनिए, लॉस हो रहा है, लॉस को हम डेबिट करते हैं, तो हम एंट्री करेंगे, यहीं पे लिख दूं क्या, यहीं पे लिख देते हैं। तो एंट्री करेंगे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और 2 में किस पे लग रहा है वो डेप, फर्नीचर पे, फर्नीचर पे लग रहा है तो फर्नीचर अकाउंट, क्या लिख रहा हूं, फर्नीचर। और अगर बिल्डिंग पे लग रहा है तो बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर पे लग रहा है तो फर्नीचर अकाउंट। सीधा 2 लाख रुपए, 2 लाख का 10% लगाना है, यानी कितना डेप लगेगा, 20,000, वरना तो एक बार में पूरी मशीन चली जाएगी, फर्नीचर चला जाएगा पूरा नुकसान के अंदर। समझ में, 2 लाख का फर्नीचर था, उसका 10% का ही नुकसान हुआ है, यानी कि 20%, 20,000 का नुकसान हुआ है, तो वही 20,000 की एंट्री आ गई यहाँ पे, इसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री। कोई डाउट्स, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए, अब इस डेप्रिसिएशन को हमें राइट ऑफ करना है, क्योंकि मेन जो एंट्री सीखनी थी वो राइट ऑफ बैड डेट्स डेप्रिसिएशन की थी। तो डेप्रिसिएशन राइट ऑफ कहां पे करेंगे, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो ये भी लॉस है, जैसे बैड डेट्स लॉस था, उसको भी राइट ऑफ करना है, कहां पे डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 में डेप्रिसिएशन, कितना, 20,000 रुपए का जो लॉस होता है वो 20,000 रुपए का लॉस मैंने ट्रांसफर दिया कहां पे, ये मेन एंट्री है, ये प्रॉफिट लॉस पे ट्रांसफर दिया। यानी अगर कोई भी लॉस है, चाहे ये वाला लॉस है, चाहे ये वाला लॉस है, डेप्रिसिएशन का लॉस है, बैड डेट्स का लॉस है, लॉस बाय फायर का लॉस है, वो सारे लॉस अगर ट्रांसफर करने, राइट ऑफ करने, तो प्रॉफिट लॉस से। जैसे मान लो आग लग गई, जिसकी वजह से स्टॉक जल गया हमारा, तो उसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे एंट्री करोगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या गया आपके पास से, जो आपने सामान ले रखा था वो, यानी जो आपने सामान परचेज किया था, तो परचेज गुड्स लिखते हैं ना, कभी परचेज लिखते हैं, तो परचेज अकाउंट, मान लो 4 जगह सामान था, 4 जगह चल गया, एंट्री होगी। अब ये जो लॉस है, लॉस को ट्रांसफर करना है, तो वही एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 में क्या, लॉस बाय फायर। आसान है, 4,000 रुपए मैंने ट्रांसफर दिए, लॉस खत्म हो गया। समझ में आ गया भाई। चलिए भाई, अब गले में दर्द होने लग गया इतना पढ़ाने के बाद। अब रह गई 2 एंट्री, एक रह गई करेक्शन ऑफ एरर और एक रह गई एडजस्टमेंट एंट्री। दोनों सेम ही नहीं है, दोनों सेम ही है भाई, करेक्शन ऑफ एरर और एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। हाँ जी, दोनों सेम ही है, दोनों समझा देता हूँ फटाफट से और खत्म करते हैं आपका टॉपिक। जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लेना भाई, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, श्योर है, चलो सर। तो भाई टॉपिक आता है करेक्शन ऑफ एरर का या फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज का। ये कुछ नहीं है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री है, और बहुत ज्यादा आती हैं एग्जाम्स में रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। तो अच्छी तरीके से तैयारी कर लो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। हाँ जी, शुरू करते हैं। तो भाई रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, आपने पहले बहुत सारी एंट्रीज करी हैं, ठीक है। मेरा गला दुख गया तो ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा भाई, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया आज, लगभग 2-3 घंटे से पढ़ा ही रहा हूँ। वो जो आपके पास क्लिप मिलेगी वो कट कुट के भेजेगी, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो डलेगा होगा, बाकी जो फालतू की चीजें होंगी वो हटाई जाएगी उसमें से, तो ठीक है। हाँ जी, तो समझ लोगे आप। और कंटेंट पढ़ाने के लिए पहले भी समझना पड़ता है थोड़ी सारी चीजें कि क्या क्या पढ़ाना, क्या क्या, ताकि टॉपिक छूट ना जाए कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसलिए टाइम ज़्यादा हो गया, लगभग 5 घंटा लग रहा है आपको। ये जो आपकी 1-1.5 घंटे की वीडियो बन रही है उसके लिए, है ना भाई। वो कह रहा है ज़्यादा फेंक लो तुम, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ जाते हैं सामने वाले। रेक्टिफिकेशन पे आते हैं वापस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज़्यादा इन सब में से। रेक्टिफिकेशन की एंट्री क्या है, सुनिए। रेक्टिफिकेशन मतलब पहले हमने जो जनरल एंट्री करी थी वो कुछ ना कुछ गलती कर दिया उनके अंदर, तो अब हमें उन गलतियों को सुधारना है, समझ में। हाँ जी, तो पुराने जमाने में जो आपने गलती करी थी उन गलतियों को सुधारना है, श्योर है, ठीक है। बचपन की गलतियों को सुधारना है, सुधारते हैं। तो यहाँ पे गलतियां जो मिलेंगी वो 2 तरह की मिलेंगी। पहली गलती होगी ओमिशन की। ओमिशन मतलब आप भूल गए होगे कुछ ना कुछ गलतियों को, क्या लिख रहा है, आप भूल गए हो कुछ गलतियों को, उस भूली हुई गलतियों को आपको सुधारना है। दूसरी एरर्स वाली गलती होगी, कुछ आपने एरर्स कर दी होंगी, कुछ गलतियां कर दी होंगी एक्चुअल में, और उन गलतियों को सुधारना है। बहुत सिंपल एंट्री होती है यार, जल्दी से हो जाएंगी, बस कंसेप्ट समझ लो। बाकी एंट्री के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे हो जाएगा, क्योंकि मेरे से लिखा नहीं जा रहा।
भूलने वाली गलतियां और एरर्स वाली गलतियां होती हैं। भूलने वाली गलतियां मतलब जैसे कि पहली एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से सामान खरीदा, बट फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इन राम अकाउंट। मतलब क्या है, हमने राम से हम सामान खरीदा तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी, हमें एंट्री करनी चाहिए थी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू में राम, सुने ये एंट्री करनी चाहिए थी। तो हमने परचेज तो कर दिया लेकिन फॉरगॉट टू रिकॉर्ड राम के अकाउंट, राम के अकाउंट में लिखना भूल गए। हमने परचेज वाली एंट्री कर दी, राम के अकाउंट में लिखना भूल गए। तो जब भी भूलने वाली एंट्री होती है कोई बात नहीं, हम अब कर देंगे। लेकिन भैया अगर हम राम के अकाउंट में अब एंट्री कर देंगे, मतलब राम के अकाउंट को अब क्रेडिट कर देंगे हम कितने रुपए से, मान लो 4,000 का सामान था तो 4,000 रुपए से अगर राम के अकाउंट में आप रिकॉर्ड कर देंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर क्या आएगा, कुछ नहीं। अगर आपको कुछ नहीं पता तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 3,000 रुपए से, ओह सॉरी 4,000 रुपए से, क्योंकि वो एंट्री भूल गए थे हम और भूलने के टाइम पे इस टाइम पे ये एंट्री कर दिया हमने। समझा? फिर जो परचेज वाली एंट्री करी होगी तब भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ, कुछ गलती हुई होगी, तो जब उसको ठीक करेंगे तब उसको डेबिट कर देंगे क्रेडिट, ताकि सस्पेंस से सस्पेंस कट जाएगा आराम से, जब गलती पकड़ी जाएगी वहां पे। एक बार वो कर लेते हैं एंट्री, क्या रहा है दूसरी एंट्री, एक नया रैप का ले लेते हैं। ये तो सेम है ना, अगर सोल्ड वाली एंट्री आएगी तो फिर सस्पेंस नीचे आ जाएगा, यानी कि राम अकाउंट डेबिट टू में सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। दूसरी एंट्री कर लेते हैं, क्या रहा है, सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 500, यानी कि सेल्स बुक जो है वो हमने बढ़ा के दिखा रखी है, वो भी कितने से, 500 रुपए से। अब खुद सोचो, सेल्स को हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, सेल्स हमेशा क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट वाली साइड हमारी बढ़ी हुई है, वो भी कितने रुपए से, 500 रुपए से, है ना। अब इसको ठीक करना है तो कैसे ठीक करें भाई, इसको कैसे ठीक करें, सेल्स वाली साइड हमारी बढ़ी हुई ना, तो इसको वापस घटाना पड़ेगा। तो सेल्स वाली साइड को घटाने के लिए क्या करें, अगर बढ़ाना होता तो क्रेडिट कर देते, लेकिन घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट, जो वो बढ़ी हुई थी, क्यों बढ़ी थी, क्योंकि हम बार बार क्रेडिट कर देते हैं उसे, कितने रुपए से, 500 रुपए से, लेकिन अब हमें घटाना है तो इसलिए हम डेबिट कर देंगे सेल्स को 500 रुपए से। सिंपल इतना, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो गया, लेकिन भैया दूसरी साइड क्या लिखे, फिर दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, तो 2 में लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सुना 500। बस इस तरीके से एंट्री कर दोगे आप आराम से, ठीक है। यानी कि सीधी बात, जब भी ओमिशन वाली एंट्री आएगी तो उसके अंदर क्या यूज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज होता है। आप प्रॉफिट एंड सस्पेंस अकाउंट से ओमिशन वाली जितनी में एंट्री है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मान लो आप दोनों साइड ही भूल चुके हो, जैसे कि आपने परचेज किया था सामान राम से और आप पूरी एंट्री करना भूल गए, तो कोई बात नहीं, अब कर दो, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू में राम, खत्म। सुना है, इस तरह की एंट्री होती है। आगे चलते हैं भाई, बात आती है एरर्स वाली एंट्री। तो एरर्स वाली एंट्री क्या होती है वो समझते हैं। जैसे कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम, कितने का, 100 रुपए का, बट wrongly entered in राजेश अकाउंट। क्या एंट्री कर दी हमने सामान खरीदा था राम से 100 रुपए का, लेकिन गलती से हमने उसे राजेश अकाउंट में डाल दिया। तो समझो बेसिकली सही एंट्री क्या होती, ये अलग है रॉन्गली वाली एंट्री, ये मुश्किल होती है बाकी से। हमने सामान खरीदा राम से, तो एंट्री क्या होगी, ये एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू में राम, ये एंट्री होती है, ठीक है। ये एंट्री हमको करनी चाहिए थी सही वाली एंट्री, 100 रुपए से 100 रुपए से, लेकिन हमने गलती से कर क्या दिया, हमने राजेश के अकाउंट में डाल दिया। यानी हमने क्या किया होगा, हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया होगा और टू में यहां पे लिख दिया होगा राजेश, इतना लिख दिया होगा, सिंपल इतना। हाँ जी, कितने रुपए से, 100 रुपए से 100 रुपए से। देखो हमको जो करना, ये वाली सही वाली एंट्री है, ये वाली गलत वाली एंट्री है, तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे, परचेज को डेबिट करना था, परचेज को डेबिट कर दिया, हाँ जी, तो ये सही है, परचेज की लिखने की जरूरत नहीं है, अब परचेज का कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि जो सही था वो हमने सही कर रखा है। गलती कहां पे करी है, हमको राम को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने राजेश को क्रेडिट कर दिया, तो ये गलती हुई है। अब इसको ठीक कैसे करें, राजेश को क्रेडिट किया ना, ये गलत है ना, इसको ठीक कैसे करूं, इसको थोड़ी ना ठीक करना, इसको ठीक करना है। राजेश का क्रेडिट था, इसको ठीक करना है, तो राजेश क्रेडिट था, उसको क्या कर देंगे हम डेबिट, ठीक करने के लिए। तो राजेश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 100 रुपए से। जो इसको क्रेडिट किया वापस डेबिट कर दो तो ठीक हो जाता है, बराबर हो जाता है, कैंसिल हो जाती है, क्योंकि क्रेडिट वाली साइड डेबिट वाली साइड कट जाएगी आराम से। तो राजेश को डेबिट कर दिया, तो भैया टू में क्या लिखें, टू में जो सही वाली एंट्री थी वो तो करी नहीं हमने, तो अब कर दो, तो टू में राम, इसको बोलते हैं भाई एरर वाली एंट्री।
तो दो एंट्री है, पहली ओमिशन वाली और दूसरी कौन सी है, एरर वाली। तो दोनों एंट्री इस तरीके से सॉल्व होगी। ओमिशन वाले में हमेशा प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट चालू हो जाएगा खुलना, और इसमें आ जाएगा जो एडजस्टमेंट करनी होती है वही। एक बार वो कर लेते हैं थोड़ा सा, ये वाली एंट्री लास्ट वाली, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये लास्ट एंट्री होगी, लास्ट क्वेश्चन होगा और टॉपिक का आखिरी मतलब क्वेश्चन होगा, ठीक है भाई। श्योर थे, क्या था, कौन सा क्वेश्चन देना था, एरर वाला। क्या है, सोल्ड गुड्स टू मोनू, मोनू को सामान बेचा 1500 रुपए का, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं इसको, बट रॉन्गली एंटर्ड इन राहुल अकाउंट बाय 500 रुपए। समझ में? अब समझो, हमने मोनू को सामान बेचा 1500 रुपए का, बस गलती से हमने मोनू की जगह क्या लिख दिया, राहुल, और वो भी कितने रुपए से, 500 रुपए से। मतलब अमाउंट, सही एंट्री बताओ क्या होगी, सही एंट्री। सामान बेचा है मोनू को, तो एंट्री क्या होगी, मोनू अकाउंट डेबिट, और टू में हो जाएगा सेल्स, कितने रुपए, 1500 रुपए, 1500 रुपए। सिंपल, ठीक। हमने गलती से कर क्या दिया, हमने कर दिया राहुल, तो राहुल अकाउंट डेबिट, टू में सेल्स, ये वाली एंट्री कर दी हमने, है ना। और अमाउंट भी कितना डाल दिया, 500 रुपए, 500 रुपए। सिंपल। अब इसको सही कैसे करें, अब देखिए हमें सही करना है, तो सही कैसे होगा, मोनू को डेबिट करना था कितने से, 1500 से। क्या किया हमने, ये सही वाली एंट्री है, ये गलत वाली एंट्री है। मोनू को डेबिट करना है 1500 से, क्या किया हमने, नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं, अब कर दो, सही करना है ना हमें। तो मोनू अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 1500 रुपए से। सिंपल था। चलो, हमने राहुल को डेबिट कर दिया 500 से, क्या राहुल को डेबिट करना चाहिए था, नहीं, तो राहुल को वापस कनेक्ट कर देंगे, टू में राहुल। अच्छा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक सिंपल तरीका और है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो इसको उल्टा करके यहाँ पे लिख दो। जैसे ये डेबिट में था ना, ये गलत वाली है ना, तो इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको उल्टा कर दो। राहुल को आपने डेबिट किया था, तो यहाँ पे लिख दो टू में राहुल, कितने रुपए, 500 रुपए। और ये जो आपने क्रेडिट किया था, इसको डेबिट में लिख दो सेल्स, कितने रुपए, 500 रुपए। आपने ये एंट्री कर दी ना, अब आप देखोगे ध्यान से, इस एंट्री करने के बाद सेल्स से सेल्स कट जा रहा है, लेकिन ये 500 वाले से 1500 वाला थोड़ा नहीं कट सकता, तो इसमें से 500 ही कटे बस खाली। तो यहाँ पे कितना बच गया, सेल्स, ये बच गया 1000, और ये हो गई आपकी सही एंट्री पूरी। तो क्या एंट्री करनी थी, मोनू अकाउंट डेबिट 1500 और राहुल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 500 रुपए से, और तुम बच जाएगा सेल्स, तो सेल्स कितना बच गया, 1000 रुपए का। तो ये एंट्री बच गई, हो गई आपकी पूरी कंफर्म, परफेक्ट। समझ में? तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। गलत वाली, पहले सही वाली एंट्री लिखनी है, फिर गलत वाली एंट्री लिखनी है। जो गलत वाली एंट्री हुई है उसको उल्टा करके यहाँ पे लिख देना सही के साथ, जो कटता हो काट देना, जो बच गया वहाँ पे सही वाली एंट्री आ जाएगी। इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर आपने बचपन में सीखा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं सीखा तो सर मैं प्लीज कहता हूँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एग्जाम में आता है, तो कहीं पे 11वीं क्लास में कोई टीचर होगा जिससे आपका फेवरेट होगा, आपने पढ़ा भी होगा 11वीं क्लास में, तभी आप यहाँ पे तक पहुंचे कॉलेज में, तो वहां पे जाके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बस एक वीडियो देख लेना, आपका सब चीज कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो भाई क्योंकि एक इतनी बड़ी वीडियो बन गई है ना, पूरे चैप्टर समझा रहा हूँ, तो इसलिए हर एक टॉपिक समझाने में चीजें छूट जाती हैं, कुछ चीजें, और कुछ चीजें होंगी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा उस चीज के हिसाब से। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं तो खाली बता सकता हूँ कि ये टॉपिक आएगा और ये टॉपिक आएगा, आपके हिसाब से अगर आप मेरे को बोलोगे मैं भी बना दूंगा वीडियो, ठीक है, लेकिन मेरे को बनाने में टाइम लगेगा। इससे बढ़िया आप कहीं पे जाके देख लोगे, पहले से प्रोफेशनल तरीके से बता रखा होगा, वहां पे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले तय कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर की उंगली थी ना छोटी सी, इस उंगली से भी थैंक यू आपको। और अगर आपने पहले से नहीं किया तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, कोई आफत नहीं आ रही, आराम से कर दिया, बाद में हम भी हैं, आप भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। ठीक है, हाँ जी। तो नोट्स परचेज करने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, बस और कुछ रह नहीं गया। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है नोट कर लेना भाई, फालतू में कहते बाद में बोल लो, उतार नहीं देते। बाय बाय।